वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत आप सभी का एक बार फिर से आइकॉनिक नर्सिंग एकेडमी पर। मैं अशोक शर्मा आप लोगों के सामने लेकर आया हूं एक स्पेशल मॉडल पेपर जो अपन डील करने वाले हैं कौन से सब्जेक्ट का, और उस सब्जेक्ट का नाम होने वाला है आपकी पैथोलॉजी। कौन से बच्चों? पैथोलॉजी। पैथोलॉजी की बात करने वाले हैं कि पैथोलॉजी के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं और आपकी मेन एग्जाम्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि यहां पे भी आपके पास कितने सेक्शन होते हैं। दो सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। दो आपको सेक्शन करने होते हैं। कहने का मतलब है बेटे जी कि यहां पर आपके सामने तीन सब्जेक्ट रहती हैं। कितने सब्जेक्ट रहती हैं? तीन सब्जेक्ट रहती हैं। और वो तीन सब्जेक्ट कौन कौन सी हैं उनके बारे में अगर यहां पे बात करें अपन, तो ये तीन सब्जेक्ट आपकी होती है। पहली होती है फार्मेकोलॉजी और दूसरी होती है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। दूसरी होती है पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स। तो यहां पर आपका जो सेक्शन ए आता है बेटा जी, वो सेक्शन ए आता है आपका फार्मेकोलॉजी का। किसका आता है? फार्मेकोलॉजी का आता है सेक्शन ए। और सेक्शन जो बी आएगा आपका वो आता है यहां पर पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का। पैथोलॉजी एंड जेनेटिक्स का आता है। तो दो सेक्शन आते हैं। सेक्शन बी को अपन यहां पे डील करते हैं कि सेक्शन बी के अंदर वहां पे आपके 40 नंबर का आता है। कितना आता है? 40 नंबर का आता है। और यहां पर आपके पैथोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं और यहां पर जेनेटिक्स के क्वेश्चंस भी आते हैं। तो थोड़ा सा टफेस्ट है आपका ये सब्जेक्ट पैथोलॉजी, फार्मेकोलॉजी और जेनेटिक्स। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो बताए जा रहे हैं और इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी क्वेश्चंस देख सकते हो, लेकिन इन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से तैयार करना है। आपकी मेन एग्जाम के अंदर आपको ये क्वेश्चन से मिलने वाले हैं। ठीक है, तो सेक्शन बी के बारे में पढ़ते हैं अपन। यहां पर आप जब पेपर आपको जब मिलेगा वहां पर, तो आपको दे दिया जा सकता है कि क्वेश्चन नंबर 4 कंपलसरी पूछ लिया जाता है। 4 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे यहां पर। 4 क्वेश्चंस आपको यहां पे दिए जाएंगे और उनमें आपको 4th नंबर का क्वेश्चन आपको कंपलसरी पूछ लिया जाएगा। बाकी के 3 क्वेश्चन जो बचेंगे उन क्वेश्चंस में आपको 2 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने को बोलेगा। कुल मिला के आपको कितने क्वेश्चंस करने हो सकते हैं? यहाँ पे 6 क्वेश्चन करने हो सकते हैं। 3 क्वेश्चन आपको फार्मेकोलॉजी में और 3 क्वेश्चन आपको पैथो एंड जेनेटिक्स के अंदर आपको करने होंगे बेटा जी। समझ रहे हैं? तो ये आपको ऑल ओवर अपन बात करते हैं यहाँ पर ब्रीफली। सिंपल सी एक बात तो ध्यान में रखना कि आपको अगर पास होना है एग्जाम के अंदर पैथो फार्मा जेनेटिक्स के अंदर, तो बेटा जी आपको क्वेश्चंस पूरे अटेम्प्ट करने होंगे, तभी जाके आप पास होंगे। समझ रहे हो मेरी बात? आपको एक भी क्वेश्चन नहीं ड्रॉप आउट करना है। कंप्लीट क्वेश्चंस आपको वहां पर उनके आंसर्स आपको वहां पर लिखने हैं, तभी जाके आप क्या होगे? पास। काफी बच्चे होते हैं करते क्या है कि फार्मेकोलॉजी उनको बहुत अच्छे से आ रही है और वो फार्मेकोलॉजी बहुत अच्छे से लिख देते हैं, लेकिन कभी भी 40 नंबर की आपने फार्मेकोलॉजी लिखी है तो बेटा जी वहां पे 40 में 40 आपको कभी भी नहीं मिलते हैं। आप एवरेज मान के चलो कि मेरे को 20 से 25, 20 से 30 के समथिंग मेरे को मार्क्स मिलेंगे, तो आप उससे पास नहीं होते हैं। तो उसके लिए आपको पैथो और जेनेटिक्स को भी आपको क्या करना होता है? अटेम्प्ट करना होता है। पैथो जेनेटिक्स के अंदर भी आपको वहां पर लिखना होगा, तभी आप जाके क्या होंगे बेटा जी? पास होंगे। तभी के पास क्या होंगे? पास होंगे वहां पर, तभी जाके पास होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। समझ रहे हैं? चलिए बात करते हैं अपन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। यहां पर क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सा क्वेश्चंस होगा, कौन कौन सा क्वेश्चंस होगा, कौन सा क्वेश्चन से होगा उनके बारे में बात करें तो पहला अपन क्वेश्चन लेके चलते हैं वहां पर। उससे पहले देखिए, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। कठिनाई और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। तो आपको भी क्या करना है बेटा जी? यहाँ पर संघर्ष करते रहना है, आपको पास होते रहना है। ठीक है, इसलिए पास होने के लिए आपको अच्छे नंबर्स लाने के लिए आपको कुछ समय पहले ही क्या कर रहे हो आप? अगर अच्छे से वहां पर आप संघर्ष कर लेते हो, मेहनत कर लेते हो अपने ऊपर, तो आप एक अच्छा रिजल्ट आपको वहां पे देखने को मिल सकता है। तो ठीक है, कीप इट अप। आप मेहनत करते रहिए और मेहनत
करवाने के लिए हम आपके साथ जुड़े हैं। मेहनत आपको बहुत अच्छे से करवा सकते हैं, ठीक है। बस आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं आप उनको अच्छे से पढ़ना है, आपके एग्जाम के अंदर आपको मिलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आने वाला आपका, और फर्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, क्या क्वेश्चन बन रहा है बेटा जी, वो पूछ रहा है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी थ्री। किसी पे भी आपको 3 पे शॉर्ट नोट्स आपको लिखने हैं, अपन ऑल ओवर लेके चलते हैं, ठीक है। लेकिन आपको से आए कि आपको केवल 3 ही वहां पर बेटा जी अटेम्प्ट करना है, तो आपको 3 ही करना है। यहां पे आपको चॉइस करनी है कि आपको अच्छे से कौन सा आता है, आपको बहुत अच्छे से कौन सा आता है, वो आपको वहां पर क्या करना है, सेलेक्ट करना है। चलिए अपन सभी को लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, आपको पूछ लिया जाए कि थ्रोम्बोसिस क्या होता है, एम्बोलिज्म में क्या होता है। दूसरा आपका जो मेटास्टेसिस को बोलते हैं। थर्ड है केमिकल मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, ठीक है। फोर्थ वन इज द पेप्टिक अल्सर और फिफ्थ वन इज द नेक्रोसिस। तो ये क्वेश्चंस हैं, इनको 1 बाय 1 अपन डील करने वाले हैं। चलिए पहला आता फर्स्ट का फर्स्ट अपन देखें यहां पर बेटा जी, फर्स्ट का फर्स्ट यहां पर देखते हैं। ये लो साहब, पहला आ गया आपका थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म। आपको पहला क्वेश्चन पूछ ले कि थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म के बारे में लिखो, तो शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछे बेटा जी, आपको 4 नंबर के अंदर ये पूछा है, ठीक है। तो आपको उतना ही लिखना है, आपको ऐसा नहीं है कि आपने इस पे कम से कम 10 पेज भर दी, 15 पेज भर दी, नहीं। आपको वहां पर एग्जैक्ट ऐसा होना चाहिए कि वहां पे कंटेंट भी पूरा आ जाए और समथिंग 3 to 4 पेजेस के अंदर वहां पे आप कंप्लीट कर लो, ठीक है। 3 से 4 पेजेस के अंदर आप वहां पे कंप्लीट कर लो और आपका कंटेंट भी पूरा आ जाना चाहिए, आप सॉर्ट कर सकते हो किसी चीज को, ठीक है। देखिए पहली बात आती है कि थ्रोम्बोसिस किसको बोलते हैं। तो थ्रोम्बोसिस आप सभी को पता है, थ्रोम्बस का बनना, किसका बनना बेटा जी, थ्रोम्बस का बनना। और थ्रोम्बस बोलते हैं किसको हैं, सॉलिड मास का बनना या किसी प्लग का फॉर्मेशन होना, किसके अंदर, जो ब्लड का सर्कुलेशन कर रहा है, ये ब्लड वेसल्स है। और इस ब्लड वेसल्स के अंदर ब्लड क्या कर रहा है बेटा जी, फ्लो कर रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे कोई क्या बन गया, कोई मास का टुकड़ा वहां पे जमा हो गया, कोई प्लग का वहां पर फॉर्मेशन हो गया, ठीक है, वो भी किससे, फ्लोइंग जो ब्लड होता है आपका, जो ब्लड फ्लो कर रहा है, ब्लड के अंदर कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं, उन कंस्टिट्यूएंट्स के द्वारा अगर वहां पे कोई सॉलिड मास बन गया या किसी प्लग का फॉर्मेशन हो गया, तो बेटा जी उसी को क्या बोल देते हैं, थ्रोम्बोसिस बोल देते हैं। उसी को क्या बोलेंगे, थ्रोम्बोसिस बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा कहां से ये जो थ्रोम्बाई आती है आपकी, इसी को अपन क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बस बोल रहे हैं। जो मास बन रहा है उस मास को क्या बोल रहे हैं, थ्रोम्बस बोल रहे हैं। अब बेटा जी जो थ्रोम्बाई होती है ये कैसी होती है, एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। कैसी होती है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस होती हैं। किस तरीके से, ये क्या कोज करती है, इस्केमिक इंजरी कोज करती है और एक थ्रोम्बो एम्बोलिज्म कोज करती है। ये इफेक्ट वहां पर देखने को मिलते हैं कि वहां पर इस्केमिक इंजरी होना, इसीमिया वाली कंडीशंस देखने को मिल रही है। इसीमिया क्या होगा बेटा जी, ये क्या है आपकी ब्लड वेसल से, ये आपका क्या कर रहा है, ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये ब्लड फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पे क्या हो गया, कोई थ्रोम्बस बन गया। तो थ्रोम्बस बन गया तो आगे बेटा जी क्या होगी, अगर ब्लड सप्लाई क्या हो रही है, किसी ऑर्गन को, किसी पार्ट को अगर डिक्रीज हो रही है, तो उसको बोल देंगे अपने इस्कीमिया। तो इसीमिया की वजह से अगर किसी को ब्लड सप्लाई कम होगी, किसी पार्ट को, किसी ऑर्गन को, तो वहां पर क्या होगा, ऑक्सीजन की भी क्या आ रही है, कमी आ रही, तो उस वजह से वहां पर इंजरी होना स्टार्ट हो जाती है। दूसरा थ्रोम्बो एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस बन गया और वहां पर एम्बोलिज्म, थ्रोम्बस जो है बेटा जी वो एम्बोलिज्म का रूप भी ले सकता है। कहने का मतलब है एम्बोलिज्म में क्या होगा कि यहां से कोई थ्रोम्बस बन गया और ये थ्रोम्बस अगर यहां से अलग होके आपके ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ जाए तो उसको बोल दिया जाता है बेटा जी एम्बोलिज्म। तो ये ध्यान रखना, आपको ये 2 इंजरी है, इनका आपको पता होना चाहिए। ये आपको थ्रोम्बस के बारे में लिखना है। इसके अलावा आप इसकी नॉर्मल मैकेनिज्म भी लिख सकते हो कि नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होगी, थ्रोम्बोसिस की नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होने वाली बेटा जी। तो देखो किसी भी वेसल्स वाल को अगर इंजरी होती है, किसी भी वेसल्स वाल को अगर इंजरी होगी, तो कोई अगर आपकी ब्लड वेसल से अगर इसको इंजरी होती है तो वहां पे कह सकते हैं कि उस वेसल्स वाल में क्या होगा, वहां पे एंडोथीलियम की इंजरी कर रहे हो आप। किसकी इंजरी होगी, एंडोथीलियम की इंजरी होती है।
अब एंडोथेलियम की इंजरी हो रही तो एंडोथेलियम एक सिंगल लेयर होती है जो ब्लड वेसल्स में वहां पे प्रेजेंट है, और सिंगल लेयर के अंदर अगर वहां पे बेटा जी इंजरी हो रही है तो वहां पर क्या होगा कि जो थ्रोम्बोजेनिक जो मटेरियल है, थ्रोम्बोजेनिक जो मटेरियल है वो क्या हो जाएगा बेटा जी यहाँ पे एक्सपोज होगा, और थ्रोम्बोजेनिक मटेरियल वहां पर बेटा जी एक्सपोज हो रहा है तो वहां पर क्या होना स्टार्ट हो जाएगा कि वहां पर प्लेटलेट्स जो आपकी इंजरी हुई है सब एंडोथेलियम यहां पे इंजरी हुई है तो अपन कह सकते हैं कि यहां पर प्लेटलेट्स आके क्या होना स्टार्ट कर देंगे, अडेर होना स्टार्ट हो जाते हैं, यहां पर चिपकना स्टार्ट कर देंगे। तो अडेर होना स्टार्ट कर देंगे वहां पर प्लेटेड, और प्लेटेड वहां पर अडेर होंगे तो क्या हो सकता है वहां पर एक्टिवेशन ऑफ प्लेटलेट, प्लेटलेट क्या हो जाएंगी बेटा जी वहां पर एक्टिवेट हो जाएंगी, और प्लेटलेट अगर वहां पर एक्टिवेट होती है तो प्लेटलेट एक्टिवेट होने से वहां पर रिएक्शन रिलीज करेंगी, प्लेटलेट एक्टिवेशन रिएक्शन वहां पर रिलीज कर दिए जिससे वहां पर प्लेटलेट एक जगह क्या हो जाएगी, एग्रीगेट हो जाएगी, एग्रीगेशन आपका प्लेटलेट्स का देखने को मिलेगा, और इससे वहां पर क्या होगा, प्लग का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लेटलेट प्लग वहां पर बन जाती है, और ये प्लग बनने की वजह से वहां पर टिश्यू फैक्टर्स है वो रिलीज होते हैं, टिश्यू फैक्टर्स हैं बेटा जी वो रिलीज होंगे, और वहां पर क्या बन जाएगा, कोगुलेशन बन जाएगा, रक्त का थक्का जम जाएगा, वहां पर कोगुलेशन हो जाता है। तो कोगुलेशन बन गया तो कहने का मतलब वहां पे फिब्रिन क्लोट बन गया, क्या बन गया, फिब्रिन कोट बन गया, वहां पर क्लोट बन गया अपन कह रहे हैं वहां पर। तो इस तरीके से एक नॉर्मल मैकेनिज्म होती है थ्रोम्बोसिस की कि थ्रोम्बस किस तरीके से वहां पर फॉर्म हो रहा है, क्लोट वहां पर बन रहा है, ठीक है, इसी को अपन मास बोलते हैं। ये नॉर्मल मैकेनिज्म होती है, आप वहां पर राइट डाउन कर सकते हो। इसके अलावा वहां पर नॉर्मल पैथोजेनेसिस भी आप लिख सकते हो कि वहां पर हो किस तरीके से इवेंट हुए। जैसे बेटा जी वहां पर एंडोथेलियम की इंजरी हुई तो एंडोथेलियम की अगर इंजरी होती है तो वहां पर किसका रोल होता है, किसका फंक्शन होगा, प्लेटलेट्स का होगा, तो वहां पर प्लेटलेट्स का रोल होगा, और प्लेटलेट क्या करेंगे वहां पर कोएगुलेशन सिस्टम को क्या करती है, वहां पर उसका काम रहेगा कि कोगुलेशन सिस्टम मतलब कोगुलेट करना, रक्त का थक्का जमाना, फिब्रिन क्लोट का वहां पर बनना कोगुलेशन सिस्टम का काम रहेगा। तो जिससे क्या होगा, ब्लड फ्लो के अंदर अल्ट्रेशन आएगा, वहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, ब्लड के अंदर हाइपर कोगुलेबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी, और उस वजह से क्या बन जाएगा, थ्रोम्बस बन जाता है। तो ये आपको बेटा जी कहने का मतलब आपके नोट्स में अवेलेबल मिलेंगे आपको, तो आपको इतना लिखना है थ्रोम्बोसिस के बारे में, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट आपको लिखना है फिर एम्बोलिज्म के बारे में, कि एम्बोलिज्म क्या है, दोनों कंटेंट आपको लिख रहे हैं तब जाके आपको नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं कि थ्रोम्बोसिस ही कर दिया आपने, समझ रहे हैं। तो एम्बोलिज्म के बारे में लिखना है। एम्बोलिज्म क्या होता है, एक प्रोसेस होती है पार्शियली और वहां पर कंप्लीटली अपन बोल सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्लड सर्कुलेशन बाय एनी मास इन ब्लड सर्कुलेशन। कहने का मतलब है कि ये आपका ब्लड वेसल्स है, यहाँ पर कोई थ्रोम्बोसिस बनाता है, ये अलग हो गया और किसमें आ गया, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गया। किसके अंदर आ गया, ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गया बेटा जी, उसी को क्या बोल देंगे अपन है, उसी को अपन एम्बोलिज्म कहने वाले, ठीक है, उसी को अपन एम्बोलिज्म कहने वाले हैं। एम्बोलिज्म अपन बात करें कि एम्बोलस क्या होता है, तो एम्बोलस भी ध्यान रखना कि एक प्रकार से क्या होता है, मास होता है, चाहे सॉलिड हो सकता है, लिक्विड टाइप का हो सकता है, या गैस टाइप का हो सकता है। कह सकते हैं सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी होता है, और गैस फॉर्म के अंदर भी कोई एक मास होता है जो अपनी जो ओरिजिनल साइट है उससे क्या होना, अलग हो जाता है। ये जैसे ब्लड वेसल्स है, ये इसकी ओरिजिनल साइट है, यहां से अलग हो गया और अलग हो गए ब्लड सर्कुलेशन के अंदर आ गया बेटा जी, ये क्या होता है आपका एम्बोलस होता है। क्या होता है, एम्बोलस होता है। वो आपका सॉलिड फॉर्म के अंदर भी हो सकता है, वो लिक्विड में भी हो सकता है, और वो गैस में भी हो सकता है। समझ गए। चलिए आगे बढ़े, आपको टाइप्स के नाम बताने, वहां पर कौन कौन से टाइप्स होते हैं आपके एम्बोलिस के, ठीक है बेटा जी। तो डिपेंडिंग अपॉन द मैटर इन द एम्बोलाई, एम्बोलाई का मैटर पे डिपेंड करता है, तो उसमें सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस। इनके एग्जांपल आपको लिखने हैं, ठीक है। सॉलिड में थ्रोम्बा एम्बोलाई है, कोई फॉरेन बॉडी हो सकती है, लिक्विड में वहां पे एम्नियोटिक फ्लूइड हो सकता है, गैसेस में वहां पे एयर एम्बोलाई हो सकती है। दूसरा बात करें इन्फेक्टेड और नॉट, इन्फेक्टेड है या नहीं, उस हिसाब से ब्लेंड होता है। जो स्ट्राइल होगा, सेप्टिक होता है, जो इन्फेक्टेड एम्बोलस होगा उसको अपन कहेंगे। इसके अलावा
और क्या लिखना है, थर्ड टाइप आता है आपका सोर्सेज ऑफ द एम्बोलाई। सोर्स के हिसाब से अगर बात करें तो कार्डियक होता है, कार्डियक एम्बोलाई, आर्टेरियल एम्बोलाई, वीनस एम्बोलाई और लिम्फेटिक एम्बोलाई। समझ रहे हैं। फ्लो ऑफ द ब्लड पे पैराडॉक्सिकल एम्बोलस कौन सा होता है, पैराडॉक्सिकल। पैराडॉक्सिकल का मतलब है कि वहां पर आर्टेरियल जो ब्लड सप्लाई हो रही है उधर और वीनस जो ब्लड सप्लाई हो रही है उधर, दोनों तरफ वहां पे प्रेजेंट है। कह सकता हूं आर्टेरियल साइड ऑफ सर्कुलेशन, आर्टेरियल साइड ऑफ सर्कुलेशन और वीनस साइड ऑफ सर्कुलेशन। ये कौन सा होता है, पैराडॉक्सिकल। दोनों तरफ हो रहा है वो होगा पैराडॉक्सिकल। इसके अलावा रेट्रोग्रेड एम्बुलेंस, रेट्रोग्रेड का मतलब अगेंस्ट, रेट्रो का मतलब पीछे जाएगा। पीछे कहां जाएगा, देखिए कि जो एम्बुलेंस होगा ट्रेवल करेगा, ट्रेवल कर रहा कहां, अगेंस्ट द फ्लो ऑफ ब्लड, ब्लड के फ्लो के अगेंस्ट में। ब्लड जो बह रहा है ये ब्लड इधर से जा रहा है लेकिन इसके अगेंस्ट में क्या आएगा, वहां पर एम्बुलेंस आता है, वो होता है आपका रेट्रोग्रेड एम्बुलेंस। इसके अलावा आपको इफेक्ट लिखने हैं कि ये इसका जो इफेक्ट होगा वो साइट पे डिपेंड करता है कि कौन सी साइट पे वहां पर एम्बुलेंस है। आपका कार्डियक एम्बुलेंस है तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है वहां पर, ठीक है। तो इफेक्ट डिपेंड करता है कि वहां पर जो आपका एम्बुलेंस है उसकी लोकेशन क्या है बेटा जी, समझ रहे हैं। इतना आपको किसके बारे में लिखना है, आपको पहला क्वेश्चन का पहला का फर्स्ट अपन ने पढ़ा थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म में। लो साहब सेकंड क्वेश्चन आ रहा है आपका, वो भी कुछ का पहले का बी अपन पढ़े मेटास्टेसिस। देखिए आपको नियोप्लेसिया भी पढ़ सकते हो आप, नियोप्लेसिया भी आपको पढ़ना है। नियोप्लेसिया का मतलब ट्यूमर के बारे में पढ़ना है आपको, ठीक है बेटा जी, ट्यूमर के बारे में पढ़ना है वहां पर, या आपको नियोप्लेसिया के बारे में पढ़ना है, ठीक है। कि ट्यूमर जो होगा वहां पे ट्यूमर के, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है आपके, हो सकता है पूछ ली, तो इसी से रिलेटेड आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। नियोप्लेसिया आपको समझ रहा है, प्लेसिया का मतलब होता है वहां पर ग्रोथ, और नियो का मतलब क्या है, अपन बात है न्यू, न्यू का मतलब क्या होता है न्यू, और प्लेसिया का मतलब होता है ग्रोथ। वहां पे नई ग्रोथ होगा, ठीक है। और नई ग्रोथ किसकी होगी, ट्यूमर बन रहा है तो ट्यूमर क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स का कलेक्शन। क्या होता है, एबनॉर्मल सेल्स का कलेक्शन। तो न्यू ग्रोथ को अपन न्यूप्लेसिया बोलते हैं। ट्यूमर एबनॉर्मल सेल्स का वहां पे बेटा जी ग्रोथ देखने को मिलता है, वो आपको ध्यान में रखना है। डेफिनेशन आप लिख सकते हो वहां पर, समझ रहे हैं कि एक मास है, मास बन रहा है जहां पर एबनॉर्मल, एक्सेसिव, अनकोऑर्डिनेटेड, ऑटोनोमस, ठीक है, ये वहां पर क्या हो रही है, वहां पे या पर्पजलेस प्रोलिफरेशन हो रहा है, ठीक है, उसको बोला जाता है क्या। कहने का मतलब जैसे कोई सेल है, ये सेल है, इस सेल की यहां पर एक्सेसिव जितनी ग्रोथ होनी थी नॉर्मल उतनी हो चुकी है, लेकिन अगर इसके बाद भी अगर इसमें ग्रोथ देखने को मिलती है तो वो पर्पजलेस होती है, ऑटोनोमस हो रही है, अपने आप ग्रोथ हो रही है वहां पर, ठीक है। तो उस कंडीशन को बोला जाता है आपका वहां पर नियोप्लेसिया, ट्यूमर या नियोप्लाज्म। किसी तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है बेटा जी। तो मेटास्टेसिस की बात करें यहां पर, तो मेटास्टेसिस का डेफिनेशन के सबसे पहले आपको लिखना है कि यहां पर क्या होता है कि ट्यूमर का स्प्रेड होना बाय इन्वेजन के द्वारा, इस तरीके से कि वहां पर क्या हो, डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर मास आर फॉर्म्ड एट द साइड ऑफ लॉडमेंट। कहने का मतलब है मेटास्टेसिस के अंदर क्या होता है कि एक बार को एक ट्यूमर बन गया किसी लोकेशन के ऊपर, तो वो ट्यूमर वहां से क्या होगा, वहां से अलग होकर क्या कर सकता है, दूसरे साइट पे भी क्या कर सकता है, वहां पर जा सकता है, ठीक है। फॉर्म्ड एट द साइट ऑफ लॉडमेंट, ठीक है, दूसरी साइट पे भी वहां पे जा सकता है बेटा जी, उसी को क्या बोलते हैं मेटास्टेसिस। कि ट्यूमर का वहां पे स्प्रेड हो रहा है इन्वेजन के द्वारा, इस तरीके से होगा कि वहां पर क्या होगा कि वहां पर डिसकंटिन्यूअस सेकेंडरी ट्यूमर मास, मतलब वहां पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा सेकेंडरी मास, और वो कहां पे बन जाएगा, साइट ऑफ लॉडमेंट, जहां पे जाना है। तो आपको सिंपल सा ध्यान रखना है कि मेटास्टेसिस में जो ट्यूमर होता है वो एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे या एक साइड से दूसरी साइड पे क्या होता है, वहां पे ट्रांसफर होता है। चलिए इसके अलावा आपको लिखने हैं उसके रूट के लिखने हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से रूट्स होते हैं। पहला होता है लोकल स्प्रेड के द्वारा, कौन सा होता है पहला, लोकल स्प्रेड। अब लोकल स्प्रेड में अपन यहाँ पे बात करें क्या क्या हो सकता है, तो लोकल स्प्रेड डायरेक्ट स्प्रेड, डायरेक्ट वहां पर फैल रहा है, ठीक है। डायरेक्ट स्प्रेड में कैसे होगा, देखो इनफिल्ट्रेशन, पहला कौन सा होगा, इनफिल्ट्रेशन।
तो ये जो आपका इन्फिल्ट्रेशन होता है, तो जो सबसे ज्यादा अगर बात करें कि मोस्ट ऑफ द जो कार्सिनोमा होता है बेटा जी, वो स्प्रेड करता है किसके द्वारा? लोकल इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा। किसके द्वारा? लोकल इन्फिल्ट्रेशन के द्वारा वहां पे सबसे ज्यादा स्प्रेड करता है, क्योंकि यहां पर क्या होते हैं, सर्टेन एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस होते हैं, काफी सारे यहाँ पे एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस होंगे, जैसे हाई एल्यूरिनेज जो एंजाइम है, ठीक है, ये एंजाइम क्या करते हैं, जो इंट्रासेलुलर जो बैरियर होता है, जो सेल का जो इंट्रासेलुलर जो बैरियर है, उस बैरियर को क्या करते हैं वहां पर, उसको क्या करना, उसको कह सकते हैं कि ब्रेक कर देते हैं, उसको तोड़ने का काम करते हैं, उसको ब्रेक कर दिया, तो उसको ब्रेक कर दोगे वहां पर, तो क्या होगा, जो कैंसर सेल्स होंगे वो इन्फिल्ट्रेट करती है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, आपको इतना ही लिखना है, इन्फिल्ट्रेशन एग्जाम आपको एग्जाम्पल एंजाइमेटिक सब्सटेंसेस लाइक हाई एल्यूरिनेटेज, समझ रहे हैं। दूसरा था आपका बाई कॉन्टेक्ट स्प्रेड के द्वारा। बाई कॉन्टेक्ट स्प्रेड के द्वारा किस तरीके से होगा, जहां पे दो बॉडी मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही हैं, जहां पर दो बॉडी मेम्ब्रेन्स आपस में मिल रही हैं, जैसे आपके लिप्स हैं, जैसे आपका चिक है, जैसे आपकी टंग है, ठीक है, इसके द्वारा वहां पर फैल सकता है। या एक प्रोसीजर आपने पढ़ी होगी FNAC, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आप एक बार जरूर देख के जाना एग्जाम में जाओ तब, ठीक है, एग्जाम में जाओ जरूर वहां पे FNAC देख के जाना कि फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी क्या होता है, ठीक है। कहने का मतलब फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी क्या करो, आप कोई मास ले रहे हो वहां पर और कोई प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो और उसके थ्रू क्या करो, आप लेबोरेटरी में जांच कर रहे हो वहां पे कि वहां पे कोई कैंसर कंडीशन है या नहीं है, तो ये भी एक बार पढ़ के जाना। वो होगा आपका कॉन्टैक्ट स्प्रेड, नेक्स्ट होता है लिम्फेटिक स्प्रेड, लिम्फ के द्वारा। थर्ड आता है हेमेटोजेनस स्प्रेड, ब्लड के द्वारा। नेक्स्ट स्प्रेड थ्रू द नेचुरल पासेज, नेचुरल जो आपके रास्ते होते हैं उनके द्वारा, जैसे ब्रोंकस के द्वारा, एलिमेंट्री कैनाल के द्वारा या यूरेटर के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द ट्रांसकोलेमिक स्प्रेड। ट्रांसकोलेमिक स्प्रेड के अंदर क्या होगा कि अगर वहां पर कार्सिनोमा ऑफ स्टमक प्रेजेंट है, ब्रेस्ट के अंदर प्रेजेंट है वहां पर, ठीक है, या वहां पर क्रोकनबर्ग जो ट्यूमर होता है, कौन सा होता है, क्रोकनबर्ग ट्यूमर, जो स्टमक के अंदर वहां पर अगर वो ओवरीज के अंदर जाके क्या हो रहा है वहां पर कि जो कार्सिनोमा जो स्टमक है, स्टमक के अंदर कोई कार्सिनोमा है वो स्प्रेड कर जाता है, और स्प्रेड कहां तक करेगा, बोथ ओवरीज तक जाता है, उसको बोलते हैं क्रोकनबर्ग ट्यूमर। तो आपको ध्यान में रखना है, ये आपको लिखने हैं किसके अंदर, मेटास्टेसिस के अंदर, समझ रहे हैं बेटा जी। इसके अलावा आप टाइप्स लिख सकते हो भी, वहां पर जो सार्कोमा है, कार्सिनोमा है, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप वहां पर लिख सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। फर्स्ट का सी आता है आपका क्वेश्चन, काफी बार आया हुआ है और काफी बार हो सकता है इस बार क्वेश्चन पूछा जाए, केमिकल मीडिएटर्स ऑफ द इन्फ्लामेशन, कि इन्फ्लामेशन के केमिकल मीडिएटर्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में आपको बेटा जी बहुत अच्छे से लिखना है, बताना। वहां पर सबसे पहले आपको इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन लिखनी है। सिंपल सी डेफिनेशन मैंने आप लोगों के सामने रखी है कि एक रिएक्शन होना किसी भी इंजरी की वजह से माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर, कि जो माइक्रो सर्कुलेशन है उस सर्कुलेशन के अंदर इंजरी होती है, तो इंजरी होने की वजह से जो रिएक्शन वहां पे दिखाई दे रही है बेटा जी, उसी को बोला जाता है माइक्रो सर्कुलेशन, समझ रहे हैं, उसी को बोलेंगे अपन इन्फ्लामेशन। और डेफिनेशन की बात करें, एक लोकल रेस्पॉन्स होता है, जो भी स्तनधारी जो टिश्यूज होते हैं, लोकल जो लिविंग मैमेलियन टिश्यूज होते हैं, टू इंजरी ड्यू टू एनी एजेंट, किसी भी एजेंट की वजह से, चाहे इन्फेक्शियस एजेंट हो सकता है, चाहे इम्यूनोलॉजिकल एजेंट हो सकता है, चाहे कोई सा भी एजेंट हो, उस एजेंट की वजह से अगर इंजरी हो रही है और इंजरी होने की वजह से वहां पर क्या हो रहा है, जो भी लोकल रेस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा है उसको बोला जाएगा इन्फ्लामेशन। इसे कोजेज आपको ध्यान में रखना है, इन्फेक्टिव एजेंट्स आते हैं, आपके बैक्टीरिया हैं, आपके वायरस हैं, उनके बारे में आपको लिखना है। इम्यूनोलॉजिकल एजेंट्स आते हैं, आपके फिजिकल एजेंट्स है, हॉट कोल्ड आपके रेडिएशन इनकी वजह से हो सकता है। मैकेनिकल आपका ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, कार्बनिक या अकार्बनिक जो सब्सटेंसेज हैं उनकी वजह से, और काफी सारे फॉरेन बॉडीज अगर इनकी वजह से वहां पर क्या हो रहा है, अगर वहां पर आपके माइक्रो सर्कुलेशन के अंदर इंजरी हो रही है, तो वहां पर रिएक्शंस आपको जो दिखाई देती है, आपको जो लोकल रेस्पॉन्स दिखाई देता है, उसी को बोला जाता है बेटा जी क्या, इन्फ्लामेशन। और ये आपको कोजेज के बारे में लिखना है। इसके अलावा
सबसे मोस्ट कॉमन आपको साइन जरूर बताने हैं बेटा जी, साइन ही नहीं बताओगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। साइन में 5 कार्डिनल या 5 कार्डिनल साइन होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे यहाँ पे। सबसे पहले क्या होगा, पर्सन को पेन होना, क्या होना, पेन होना, ठीक है। इसके अलावा हीट, रेडनेस वहां पर प्रेजेंट होगी, स्वेलिंग होगी, और लास्ट में वहां पर क्या हो जाएंगे, फंक्शन ही क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, फंक्शन ही क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे। तो ये 5 आपको कार्डिनल साइन है वो बेटा जी बताना है कि कौन कौन से 5 कार्डिनल साइन है। पेन होना, हीट होना, रेडनेस वहां पे, स्वेलिंग और लास्ट लॉस ऑफ द फंक्शंस, ये आपको लिखने हैं वहां पर, समझ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात करें, इसमें आपको केमिकल मीडिएटर के बारे में पूछा है, तो केमिकल मीडिएटर के बारे में लिखना आपको, और आपको बताना वहां पर कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है आपका सेल डिराइव्ड मीडिएटर। कौन सा होगा सबसे पहला, सेल मीडिएटर, जो आपका कौन सा आपका डिराइव्ड होगा। इसके अंदर क्या होने वाला आपको कि जो मास्ट सेल होती है वो मेजर सोर्स होता है। किसी भी सेल डिराइव्ड मीडिएटर के लिए जो मास्ट सेल होती है बेटा जी वो एक मेजर सोर्स होता है। और यहाँ पे क्या होगा कि जो स्पेशलाइज्ड जो सेल होगी वो डिस्ट्रीब्यूट होती है किस तरीके से, वाइडली, और वो भी किसके द्वारा, कनेक्टिव टिश्यू के द्वारा, कि कनेक्टिव टिश्यूज के द्वारा वाइडली वहां पर स्पेशलाइज्ड तरीके से वहां पे जो सेल्स होगी वो डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। इसके अलावा अगर वहां पे टिश्यू की इंजरी होती है तो जो मास्ट सेल होगी वो डिस्चार्ज, वो क्या करती है वहां पर, ग्रेन्यूल्स वहां पर क्या करेंगे, डिस्चार्ज करती हैं, ठीक है। कि वहां पर अगर मास्ट सेल या कोई टिश्यू की इंजरी होती है तो वहां पर जो मास्ट सेल होगी वो मास्ट सेल क्या करती है, ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती है, क्या करती है, ग्रेन्यूल्स को रिलीज करती है, ठीक है। इसके अलावा द केमिकल इनिशिएट द इन्फ्लामेटरी प्रोसेस और द केमिकल्स आर, अब ये जो केमिकल जो निकल रहे हैं, जो ग्रेन्यूल्स निकल रहे हैं, इन्फ्लामेशन कोज करते हैं, वो केमिकल कौन कौन से हैं। पहला था हिस्टामिन के बारे में लिखना है, ठीक है। हिस्टामिन क्या करेगा, एक पोटेंट वेसोडाइलेटर है। कैसा बेटा जी, एक वेसोडाइलेटर है और ग्रेटली इंक्रीज वेस्कुलर परमेबिलिटी, और ये क्या कर देगा, वेस्कुलर परमेबिलिटी को क्या करेगा बेटा जी, बढ़ा देगा। इसके अलावा ब्लड प्लेटलेट्स आल्सो कंटेन हिस्टामिन, आपकी ब्लड के अंदर जो प्लेटलेट्स है उसके अंदर भी वहाँ पे हिस्टामिन प्रेजेंट होता है, तो हिस्टामिन का आपके बारे में लिखना है। दूसरा आता है सीरोटोनिन, तो सीरोटोनिन क्या करेगा, ये कब रिलीज होता है, जब प्लेटलेट क्या करेंगी, अढेर हो जाती हैं, कहां पर, कोलाजन फ्रेगमेंट्स एट द साइट ऑफ टिश्यू इंजरी, जो टिश्यू की इंजरी हुई है उस टिश्यू की इंजरी पर अगर जब प्लेटलेट अढेर हो जाएंगे तब वहां पर सीरोटोनिन क्या होगा, रिलीज होता है। थर्ड आता है आपका प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइज, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट केमिकल सबस्टांसेज हैं, मीडिएटर हैं प्रोस्टाग्लैंडिन के। कौन कौन से, प्रोस्टाग्लैंडिन एंड ल्यूकोट्राइनिन, ठीक है। ये क्या करेंगे, ये बायोलॉजिकली क्या करते हैं, एक्टिव हैं, कैसे हैं, एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं, और ये सिंथेसाइज्ड होंगे इन रेस्पॉन्स टू, किसी भी, कहने का मतलब है बेटा जी यहां पर आपको ये ध्यान में रखना है कि वहां पर अगर बात करें कि कौन कौन से केमिकल सबस्टांसेज हैं, ठीक है, तो केमिकल सबस्टांसेस के बारे में आपको लिखना है वहां पर कि आपके हिस्टामिन के बारे में लिखना है, आपको वहां पर आपको प्रोस्टाग्लैंडिन ल्यूकोट्राइन्स के बारे में लिखना है, आपको सीरोटोनिन के बारे में लिखना है कि ये काम क्या करते हैं वहां पर अगर टिश्यू की इंजरी हो जाती है तो, समझ रहे हैं। चलिए नेक्स्ट बात करें, दूसरा आता है आपका प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल मीडिएटर। सेल मीडिएटेड होता है और दूसरा होता है प्लाज्मा डिराइव्ड। तो प्लाज्मा डिराइव्ड होता है कि जो आपके ब्लड प्लाज्मा के अंदर क्या होगा, वहां पे वेरियस प्रोटीन सबस्टांसेस क्या होते हैं, कंटेन होते हैं, वहां पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। वो सर्कुलेट करते हैं कैसे, इनएक्टिव, क्या बोल रहे हैं अपन, इनएक्टिव कंपाउंड्स एंड लीक फ्रॉम द परमेबल मेम्ब्रेन। इनएक्टिव कंपाउंड्स में क्या करेंगे, सर्कुलेट कर देंगे, और लीक कहां से होते हैं, परमेबल मेम्ब्रेन से, इनटू एरिया ऑफ टिश्यू डैमेज व्हेन दे बिकम एक्टिव। कहने का मतलब है जैसे ही किसी ब्लड वेसल्स की कोई इंजरी हो रही है कहां पे, तो वहां से क्या होगा, ये वहां पर परमेबल मेम्ब्रेन्स के द्वारा क्या करते हैं, सर्कुलेट होते हैं, लीक हो जाते हैं। लीक का समझते हो आप लोग सभी कि वहां से लीक हो जाते हैं,
टिश्यू डैमेज वाले एरिया पर वहां पर क्या करते हैं, फिर केमिकल मीडिएटर्स को रिलीज करते हैं। कौन से ब्रेडिकाइनिन के बारे में आपको लिखना है कि ब्रेडिकाइनिन होता है कि जहां पर इंजरी हो रही है और वहां पर प्रोटीन क्या होगा, कंसर्न होता है, वहां पे किसके साथ, ब्लड क्लोटिंग के साथ, और वहां पर किसका फॉर्मेशन कर देगा, ब्रेडिकाइनिन का। ठीक है, दूसरा आता आपका कॉम्प्लीमेंट्स के बारे में लिखना है वहां पर, और थर्ड आपको अदर प्लाज्मा डिराइव्ड केमिकल्स के बारे में लिखना है। कॉम्प्लीमेंट्स में क्या हो सकते हैं, ये सेपरेट होते हैं, सेपरेट प्रोटीन्स होते हैं आपके। ठीक है, कंपोनेंट्स होते हैं किसके, C1 से C9 तक डिजाइन होते हैं, C1 से लेके C9 तक वहां पर डिजाइन होते हैं कॉम्प्लीमेंट्स, इनके बारे में लिखना है। ये इंटरेक्ट करते हैं प्रोडक्ट, कहने का मतलब ये भी केमिकल मीडिएटर बता रहे हैं वहां पर कौन कौन से हो सकते हैं वहां पे बाई प्रोडक्ट्स के द्वारा। और इसके अलावा थर्ड आपके अदर में आपको लिखना है कि फिब्रोलाइटिक जो सिस्टम होते हैं उनके बारे में आपको लिखना है। तो कहने का मतलब आपके दो टाइप के केमिकल मीडिएटर्स होते हैं, प्लाज्मा वाले होते हैं और एक होता है सेल मीडिएटेड केमिकल मीडिएटर, इनके बारे में आपको अच्छे से लिख के आना है वहां पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पहले का अपन दी पेप्टिक अल्सर के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अगर कोई डिजीज का पोर्शन आता है, पेप्टिक अल्सर है, तो आपको वहां पर बेटा जी थोड़ा बहुत आपको जो एमएसएन में आपने पढ़ा है, एमएसएन के अंदर जो पढ़ा आप वहां पे लिख सकते हो कि हो सकता है आप डेफिनेशन के बारे में लिख दो, आप उसके टाइप्स के बारे में लिख दो, आप उसके कोजेस के बारे में लिख दो, लेकिन आपको इतना लिखना है। लेकिन यहाँ पर अगर पैथोलॉजी के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसके मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको लिखने होंगे। क्या लिखने होंगे बेटा जी, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स आपको लिखने होंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स लिखोगे तब भी जाके आपको अच्छे नंबर्स मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन लिखनी है कि पेप्टिक अल्सर क्या होता है। तो आप सभी को पता है पेप्टिक अल्सर क्या होता है कि डिजनरेशन होता है या वहां पर नेक्रोसिस होते हैं जीआई म्यूकोसा की। ठीक है, हमें पढ़ा होगा कि आपका स्टोमक है वहां पर, तो यहाँ पर क्या है कि जो जीआई म्यूकोसा है वहां का डिजनरेशन होना, ब्रेकेज होना वहां पर। ठीक है, क्योंकि एचसीएल आपने पढ़ा होगा, एचसीएल का सीक्रेशन वहां पर होता है। ठीक है, तो डीजनरेशन अगर वहां पर हो रहा है, नेक्रोसिस हो रहा है आपके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसा के अंदर, वो किसके द्वारा, एसिड पेप्सिन सीक्रेशन के द्वारा। अगर वहां पर ज्यादा एसिड का सीक्रेशन हो रहा है तो उस वजह से वहां पर अल्सर फॉर्मेशन हो जाते हैं। अगर ये आपके डुओडेनम पार्ट के अंदर होते हैं तो बेटा जी उसको बोलेंगे डुओडेनल अल्सर। कौन सा बोलेंगे, डुओडेनल अल्सर अगर डुओडेनम के अंदर होते हैं। और अगर स्टमक के अंदर होते हैं वहां पर स्टमक अल्सर बोल सकते हैं। और अगर वहां पे इसोफेगस के अंदर होते हैं तो इसोफेगस अल्सर बोल सकते हैं या इसोफेजियल अल्सर बोलेंगे अपन। तो ये आपको ध्यान रखना, डेफिनेशन वहां पे बतानी है। इसका दो टाइप बताने आपको, अक्यूट होता है, एक क्रोनिक होता है। अक्यूट को स्ट्रेस अल्सर के नाम से भी जाना जाता है। कारण क्या होते हैं, साइकोलॉजिकल कोजेज होते हैं, वहां पे साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग होते हैं। और वहां पे फिजियोलॉजिकल होते हैं कि हो सकता है किसी शोक की वजह से हो जाए, ट्रॉमा की वजह से हो जाए, बर्न की वजह से हो जाए और इंट्राक्रिमिनल लीजन्स की वजह से हो जाए। तो आपके कोजेज के नाम बताने वहां पर, इस तरीके से आपको वहां पर लिखना होगा। समझ रहे हैं। नेक्स्ट आपको इसके ग्रॉस अपीयरेंस, सबसे इंपॉर्टेंट ये चीजें आपको अगर ये लिख के आओगे तभी आपको एग्जैक्टली क्या बनेंगे, अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। समझिए, तो पहले बात करें जो अक्यूट पेप्टिक अल्सर है वहां पे क्या क्या होगा। तो यहाँ पर ये में भी सिंगल हो सकते हैं, मल्टीपल्स हो सकते हैं। ठीक है, ये रेयरली क्या करते हैं वहां पर, सिम्टम्स को बहुत कम मात्रा में वहां पर क्या करेंगे, सिम्टम्स को प्रोड्यूस करेंगे। किसकी तुलना में, बोल सकते हैं अदर देन हेमरेज। ठीक है, इसके अलावा विदाउट ए विजिबल स्कार, ये जल्दी ठीक हो जाते हैं, यहाँ पर स्कार फॉर्मेशन नहीं होता। ठीक है, क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर की बात करें वहां पर क्या होगा, यहाँ पर कि यहाँ पर अल्सर कहाँ तक हो जाएगा, जो मस्कुलर लेयर होती है। आपने पढ़ा होगा कि स्टमक में लेयर कौन कौन सी होती है, तो उसमें जो आपकी मस्कुलर लेयर होगी वहां पर क्या होगा, यहाँ पर पेप्टिक अल्सर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा कॉम्बिनेशन साइट होगी, वो कौन सी होती है, लेसर कर्वेचर। आपने पढ़ा होगा लेसर कर्वेचर, ग्रेटर कर्वेचर। ठीक है, ये आपका है, तो ये क्या है, ग्रेटर, या आपका क्या है, लेसर कर्वेचर। तो इस साइड आपको क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पे अल्सर देखने को मिलेगा। और इसके पाइलोरिक जो पार्ट होता है वहां पर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, इसका जो फ्लोर होगा वाल जैसे कैसे होगी, स्मूथ वहां पे प्रेजेंट होंगी एंड फाइब्रस इन ड्यूरेशन ऑफ सराउंडिंग टिश्यू। लार्ज अल्सर पेनिट्रेट द वाल
एंड अफेक्ट द एडजेसेंट स्ट्रक्चर। अगर ज़्यादा वहाँ पर अल्सर बन रहा है, लार्ज बहुत बड़ा अल्सर वहाँ पर बन रहा है, तो जो आसपास के जो स्ट्रक्चर्स है उनको भी क्या कर सकता है, वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है। या आपको वहाँ पे ग्रॉस अपीयरेंस में लिखना है। नेक्स्ट आपको माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस वहाँ पर लिखना है। माइक्रोस्कोपिक अपीयरेंस में वहाँ पे बताना है कि माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे वहाँ पर तो आपको वहाँ पर क्या विजिबल होगा, ये चीज़ें वहाँ पे आपको लिखनी है। तो एक्टिव जो आप कह सकते हैं एक्यूट जो पेप्टिक अल्सर होगा उसमें लिटिल एक्जुडेट आपको देखने को मिलेगा वहाँ पर, और लिटिल वहाँ पर मटेरियल आपको वहाँ पे देखने को मिल सकता है, फ्लोर के ऊपर आपको मटेरियल वहाँ पे देखने को मिल सकता है। और मार्जिन में पेप्टिक अल्सर की मार्जिन पे पर देखे जाए वहाँ पर, तो वहाँ पर जो टिश्यूज होंगे वो आपको डेस्ट्रक्ट वहाँ पे देखने को मिलेंगे। और इन क्रोनिक केसेस के अंदर वहाँ पर कि वहाँ पर जोन बन जाता है, फाइब्रोइड नेक्रोसिस का वहाँ पर जोन बन जाएगा, ठीक है। लेयर्स वहाँ पे क्या बन जाती है, एक ऊपर से नीचे क्या लेयर बन जाती है, इस तरीके से वहाँ पे जोन बन जाता है। और वहाँ पर डीप टू द टिश्यूज एक वहाँ पर ग्रेनुलेशन टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये आपको लिखना है। वहाँ पे मस्कुलर कोट बन जाता है वहाँ पर, ये आपको बताना है, ठीक है। जो फाइब्रस टिश्यू है वो फाइब्रस टिश्यू किसके द्वारा रिफ्लेक्स कर लिए जाएंगे, मस्कुलर कोट के द्वारा वहाँ पर रिफ्लेक्स कर लिए जाएंगे। मार्जिन की बात करें वहाँ पर, तो जो म्यूकोजल एपिथेलियम होगा वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। वहाँ पर आपका म्यूकोसा कैसा रहेगा, बरीड रहेगा इन फाइब्रस टिश्यूज के अंदर जब अल्सरेशन प्रोसेस चल रही होगी। तो ऑल ओवर कहने का मतलब आपको माइक्रोस्कोपिक और आपको वहाँ पर ग्रॉस अपीयरेंस वहाँ पर लिखने होंगे, समझ गए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है नेक्रोसिस। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, नेक्रोसिस के बारे में पूछा जा सकता है। नेक्रोसिस जैसे आप लोगों सभी को दिखाई दे रहा है कि नेक्रोसिस क्या हो रहा है। यहाँ पर सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि एक लोकलाइज्ड एरिया पे क्या हो जाती है, डेथ हो। किसी भी टिश्यू है, कोई टिश्यू है, उस टिश्यू के ऊपर अगर वहाँ पे जो लोकल एरिया वहाँ पर अगर डेथ हो रही है, टिश्यूज की अगर डेथ हो रही है, सिंपल सा डेथ ऑफ द टिश्यूज, उसी को नेक्रोसिस बोलते हैं, ठीक है। किसके द्वारा हो सकता है कि वहाँ पर डिग्रेडेशन होना टिश्यूज के अंदर किसी भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा, ठीक है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के द्वारा वहां पर डिग्रेडेशन टिश्यूज के अंदर देखने को मिला। उससे अगर टिश्यूज के अंदर क्या हो रही है, डेथ हो रही है बेटा जी, उसको क्या बोलेंगे अपने, उसको नेक्रोसिस बोलेंगे। इसके अलावा आप और डेफिनेशन लिख सकते हो कि एक प्रकार से सेल इंजरी का ही क्या है, फॉर्म है, जहां पे क्या होगा, वहां पर प्रीमेच्योर डेथ हो रही है सेल्स की इन लिविंग टिश्यू बाय ऑटोलाइसिस के द्वारा, सेल डिस्ट्रक्शन के द्वारा, ऑटोलाइसिस के द्वारा वहां पर अगर सेल्स की डेथ हो रही है तो उसको क्या बोलेंगे बेटा जी, उसको बोलेंगे अपने नेक्रोसिस। इसके अलावा आपको टाइप्स के बारे में बताना है कि कौन कौन से टाइप्स हैं। 5 टाइप्स होते हैं नेक्रोसिस के, उनके बारे में बताना है। कोगुलेटिव नेक्रोसिस होता है, लिक्विफिकेशन नेक्रोसिस होता है, केसिस नेक्रोसिस है आपका, फेट नेक्रोसिस है, फिब्रिनोइड नेक्रोसिस। ये आपके 5 टाइप के क्या है बेटा जी, नेक्रोसिस के टाइप हैं। पहला आता है आपका कोगुलेटिव। कोगुलेटिव मतलब कोगुलेशन, क्या मतलब है, कोगुलेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, कोगुलेटिव के अंदर वहां पर अगर आपको कोगुलेशन देखने को मिल रहा है, क्या है, कोगुलेशन, और वहां पर डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन का वहां पर डीनेचुरेशन हो रहा है, तो उसको कोगुलेटिव नेक्रोसिस बोलते हैं। इसका कारण है इसीमिया, इसका कारण है इसीमिया। और हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया यू नो, आप लोग सभी जानते हैं हाइपोक्सिया में क्या होता है कि टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन की कमी होना, ठीक है। अगर वहां पर ये होता है, कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर, तो आपका हार्ट होगा, आपका किडनी होगी और आपका स्प्लीन होगा। ये वहां पर ऑर्गन्स क्या होते हैं, वहां पर इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा आपको वहां पे माइक्रोस्कोपिक फीचर्स आप लिख सकते हो कि वहां पर टिश्यू जो स्ट्रक्चर होगी वो प्रिजर्व हो जाती है, और वहां पे साइटोप्लाज्म होगा वो क्या हो जाए, वो भी आपको डेंस देखने को मिलेगा, वो भी आपको डेंस देखने को मिलेगा। ये आपको वहां पर लिखना है। इसके अलावा दूसरा आता है आपका लिक्विफिकेटिव नेक्रोसिस। ये किसमें देखने को मिलेगा, ये आपको एक्सेस ऑफ लिक्विड, दिस इज कॉमनली सीन इन टिश्यू कंटेनिंग एक्सेस ऑफ लिक्विड, जहां पर लिक्विड ज्यादा, लिक्विफिकेशन का मतलब लिक्विड, तो जहां पर लिक्विड प्रेजेंट है वहां पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, ब्रेन टिश्यू है वहां पर। कारण क्या हो सकता है, मे बी इसका इसीमिया हो सकता है, और बैक्टीरियल इन्फेक्शन, किसी भी इसीमिया की वजह से या बैक्टीरिया के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है। फीचर्स आपको लिखने हैं कि वहां पर नेक्रोटिक जो एरिया होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, लिक्विड विस्कस के अंदर,
जो नेक्रोस वाला जो पार्ट है, एरिया है जो है, वो लिक्विड विस्कस के अंदर वहां पे कन्वर्ट हो जाएगा मास के अंदर, ठीक है। और वहां पर क्या होगा, वहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा और फिर वॉल रिजल्टिंग इन सिस्ट लाइक स्पेस, वहां पर सिस्ट लाइक स्पेस बन जाएगा। ये आपको लिखना है। थर्ड आता है आपका केसेस नेक्रोसिस, ठीक है। केसेस नेक्रोसिस होगा, ये भी आपका सिमिलर होता है कोगुलेटिव टाइप का जो नेक्रोसिस अपन ने पढ़ा उसी से क्या होगा, सिमिलर होगा, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा। यहाँ पे रेंडर्स टोटल वहां पे डिसेक्शन होगा सेल वाल का, यहाँ पर सेल्स की जो वाल होते हैं उनका टोटल डिसेक्शन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा ये वहां पर चीजी ग्रेनुलार मास बना लेती है। कैसे बना लेती है, चीज आपने देखा होगा, चीज लाइक वहां पर मास बना लेती है, जो किसमें पाया जाता है, जो ट्यूबरकुलोसिस वाले पेशेंट के अंदर, उनके अंदर आपको देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पर ट्यूबरकुलर टॉक्सिन्स वहां पे प्रेजेंट होते हैं, इस वजह से उन पेशेंट के अंदर आपको वहां पे देखने को मिलेगा। या आपको इसके बारे में लिखना है बेटा जी। इसके अलावा इसके कोजेज आप कि वहां पर माइकोबैक्टीरियम जो लेप्री है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, उनकी वजह से वहां पे हो रहा है, ठीक है। और कौन कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, लंग्स है, स्किन है और लिम्फ नोड है, ये आपको लिखना है। फीचर्स आपको बताना है कि वहां पर कैसा होगा, नेक्रोटिक जो एरिया फॉर्म होगा, ड्राई होगा और चीजे होगा। मैंने बताया चीजे लाइक प्रेजेंट होगा वहां पर। ये आपके जो पॉलीमॉर्फस जो स्ट्रक्चर है उनको क्या नहीं करता, अट्रैक्ट नहीं करता है कुछ समय के लिए, और यहाँ पे जो लीजन्स होते हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं कोल्ड अपसेस के अंदर, अपसेस, ठीक है, यू नो एवरीवन। सेकेंडरी इन्फेक्शन इनवाइट पॉलीमॉर्फ्स, कैल्सिफिकेशन इज ऑफन नोटिस इन दिस टाइप ऑफ नेक्रोसिस। आपको ये लिखना है वहां पर कि वहां पे कैल्सिफिकेशन है वहां पे प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट आता है आपका बेटा जी फैट नेक्रोसिस। फैट की बात कर रहे हैं वहां पर, और जो फैट नेक्रोसिस है वो पैनक्रियाटिक डिजीज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। पैनक्रियाटिस वाले जो पर्सन्स होते हैं उन पर्सन्स के अंदर आपको देखने को मिलता है, इसलिए कॉमन कोज होता है पैनक्रियाटाइटिस। पैनक्रियाटाइटिस का कॉमन कोज क्या है, फैट नेक्रोसिस या ट्रॉमा वाले पेशेंट के अंदर, ठीक है। ये क्या करता है, रिलीज करता है लाइपेज, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर लाइपेज को रिलीज करेगा, और नेचुरल जो फैट होगा उसको स्प्लिट करने का काम करता है, किसके अंदर, लिपिड सेल्स के अंदर कन्वर्ट करने का, ठीक है। और वहां पर स्मॉल ओपेक बन जाता है, सॉफ्ट व्हाइट एरिया, वो कैसा दिखाई देगा आपका, चोल की व्हाइट, चौक के समान जो व्हाइट होगा आपको उस तरीका से आपको वहां पर अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। ये आपको फैट नेक्रोसिस के अंदर लिखना है। कौन कौन से ऑर्गन अफेक्ट होते हैं, पेनक्रियाज है, एब्डोमिनल फैट और ब्रेस्ट टिश्यू है, ये ऑर्गन वहां पे अफेक्ट होते हैं। दूसरा आपको फिर लिखना है फिब्रिनॉइड जो नेक्रोसिस होता है उसके बारे में लिखना है कि वहां पर ये किस टाइप का होता है, इम्यून मीडिएटेड होता है। कैसा होता है बेटा जी, इम्यून मीडिएटेड होता है, क्योंकि वहां पर क्या होगा, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है। क्या मिल रही है, एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन आपको देखने को मिल रही है, इसलिए वहां पर कैसा होगा, इम्यून मीडिएटेड होगा। फीचर्स आपको लिखने हैं वहां पर कि वहां पर किस टाइप के वहां पर प्रोटीन डीनेचुरेशन आपको देखने को मिल रहा है। वहां पे पाउडरली पिंकिश आपको वहां पर एमोर्फस ग्रेनुलर सब्सटेंसेस आपको देखने को मिल रहे हैं ब्लड वेसल्स के अंदर और कैपिलरीज के अंदर, समझ रहे हैं। इसके अलावा नेक्स्ट आता है, सिक्स आता है, अदर टाइप्स आते हैं। अदर टाइप्स में आपको लिखना है ऑस्टियोनेक्रोसिस होता है जो बोन्स के अंदर देखने को मिलेगा आपको, और जेंकर से डिग्रेडेशन, ये आपको वहां पर लिखना है। तो ऑल ओवर आपको नेक्रोसिस के बारे में इतना आपको लिखना है, ठीक है बेटा जी। चलिए नेक्स्ट आता है सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और सेकंड क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है आप लोगों से, सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन करना है आपको बताना है वुंड हीलिंग क्या होगी, CSF एनालिसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में पूछ सकता है, मेनिंजाइटिस आपसे पूछ सकता है, और सिरोसिस ऑफ द लिवर। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करना है कि इनमें से आपको काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मेन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। चलिए बढ़ते हैं, पहला देखते हैं अपन यहाँ पे वुंड हीलिंग। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा आपका वुंड हीलिंग का, आपसे पूछ सकता है वुंड हीलिंग किस तरीके से होती है, प्राइमरी इंटेंशन क्या है, सेकेंडरी इंटेंशन क्या है, हो सकता है डिफरेंस पूछ ले आपको प्राइमरी और सेकेंडरी इंटेंशन के अंदर। तो चलिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए बेटे जी कि हीलिंग क्या होती है, कि बॉडी का रेस्पॉन्स होता है। आपको कोई भी चोट लग जाती है, चोट लगने के बाद बॉडी क्या करती है, अपने आप क्या कर रही है, वहां पे हील कर रही है, वहां पर आपके घाव को भरने का काम कर रही है। तो ये बॉडी का रेस्पॉन्स होता है किसी भी इंजरी पे, ठीक है, ताकि वो क्या कर रही है, जो पर्सन के जो नॉर्मल जो फंक्शन से जो अल्टर हो चुके हैं उनको रिस्टोर करने का, उसकी स्ट्रक्चर को क्या करना है, वापस से रिस्टोर करने का काम करना। अगर मेरे को यहाँ पे चोट लगती है तो मेरी बॉडी का क्या कर रहा है, मेरी बॉडी वापस क्या कर रही है, रेस्पॉन्स कर रही है कि इस चोट को क्या करना, उसको ठीक करना, ये जो फंक्शन कर रहा है, काम कर रहा है, उसको वापस के क्या करना, रिस्टोर करना, समझ रहे हैं। इसके अलावा
हीलिंग जो स्किन की जो होगी क्या करें, क्लासिकल एग्जांपल है यहाँ पे होता है रीजनरेशन और रिपेयर। दो चीजें आपको रीजनरेट करना और रिपेयर करना है, दो चीजों के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, कौन कौन सी स्टेप्स होती हैं? तो पहली होती है हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन। हीलिंग बाय द फर्स्ट इंटेंशन, इसके बारे में आपको बताना है। इसमें बताना आपको प्राइमरी इंटेंशन के द्वारा किस तरीके से होगा। तो ऑल ओवर आपको लिखना है वहां पर कि ये कहाँ होगा, जो डर्मल एजेस होते हैं। कहने का मतलब है कि फर्स्ट इंटेंशन के दौरान वहां पर क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी वहां पर, कि यहाँ पर कि जो हीलिंग जो होगी प्राइमरी इंटेंशन के द्वारा, ये वुंड के अंदर आपको घाव के अंदर देखने को यहाँ पर डर्मल एजेस होगी दैट आर क्लोज टुगेदर, वो दोनों पास में आ जाएंगे। जैसे स्काल्पेल लीजन, स्काल्पेल लीजन का मतलब कोई अगर आपने ब्लेड से अपन क्या किसी को कट किया है तो क्या होगा कि जो वहां पे आपके डर्मल एजेस होंगे वो क्या आ जाएंगे, पास हो जाएंगे। और ये कैसा होगा, फास्टर होगा देन बाय सेकेंडरी इंटेंशन। सेकेंडरी इंटेंशन में जो घाव बढ़ता है उससे फास्ट कौन सा होगा आपका, प्राइमरी इंटेंशन के अंदर। और इनमें कौन कौन सी 4 स्टेज होती हैं उनके बारे में आपको लिखना है बेटा जी, कि वहां पर हेमोस्टेसिस बनता है सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद में इन्फ्लामेशन होगा, थर्ड आपको प्रोलिफरेशन देखने को मिलेगा, और फोर्थ वन इज द रीमॉडलिंग। ठीक है, तो ये आपको चारों चीजों के बारे में लिखना है वहां पर कि हेमोस्टेसिस के अंदर वहां पे क्या बन रहा है, वहां पे हेमेटो का फॉर्मेशन हो रहा है, और हेमेटो का होगा तो वहां पे वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, और जिससे क्या होगा कि जो ब्लड लॉस हो रहा था, अफेक्टेड जो एरिया है वहां पर वो क्या हो जाएगा बेटा जी, कम हो जाएगा। ठीक है, ये आपको वहां पे बताना है। इसके अलावा जो वुंड के जो किनारे हैं, जो एजेस हैं, वो क्या जाएंगे, वो पास में आ जाएंगे। ठीक है, जिससे क्या करेंगे वहां पर क्लोट फॉर्मेशन बनाने, मतलब क्लोट का वहां पे थक्का बनाने का काम होगा, और क्या करेंगे वो इन्फेक्शन से बचाने का काम ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि वहां पे स्कार फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरा आपको इन्फ्लामेशन का लिखना है वहां पर, ठीक है, कि एक सेलुलर इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स एक्ट टू रिमूव एनी सेल डेब्रिज एंड पैथोजेंस प्रेजेंट। जो पैथोजेंस वहां पे प्रेजेंट है, जो सेल डेब्रिज वहां पे प्रेजेंट है, उनको रिमूव करने का काम करेगा वहां पर। ठीक है, प्रोलिफरेट होना, ठीक है, धीरे धीरे वहां पे जो घाव वो बढ़ना स्टार्ट होगा, वहां पर साइटोकाइन से रिलीज होंगे इन्फ्लेमेटरी सेल्स के द्वारा। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट बनेगा वहां पर, ग्रेनुलेशन टिश्यूज का वहां पर फॉर्मेशन होगा। यहां पर आपका एंजियोजेनेसिस काम करेगा। कौन करेगा, एंजियोजेनेसिस वहां पर, ये भी किसकी प्रेजेंस में, ग्रोथ मीडिएटर्स की। ग्रोथ मीडिएटर कौन सा होगा, VEGF वहां पर प्रेजेंट होगा, उसकी प्रेजेंस में वहां पर क्या करेंगे, एंजियोजेनेसिस की प्रोसेस होगी, वहां पर मैच्योर होगा ग्रेनुलेशन टिश्यू। ठीक है, और लास्ट में आपको लिखना है कि वहां पर रीमॉडलिंग वहां पर, ठीक है, कि कोलाजन फाइबर हो गए वो डिपॉजिट हो गए, जो वुंड है, जो घाव था वहां पर डिपॉजिट होंगे, ताकि वो क्या कर रहे हैं, उस लीजन को वहां पर स्ट्रेंथ, ताकत देने का काम कर रहे हैं। ठीक है, और इस तरीके से वहां पे क्या होगा, आपका प्राइमरी इंटेंशन आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आपको बताना है वहां पर बेटा जी सेकेंडरी इंटेंशन के बारे में। कौन सा, सेकेंडरी इंटेंशन। तो सेकेंडरी इंटेंशन में क्या होगा, यहाँ पर वही सारी चीजें आपको लिखनी है सेकेंडरी इंटेंशन में भी। ठीक है, और आपको बताना है वहां पर कि सेकेंडरी इंटेंशन में भी क्या होगा, कि यहाँ पर भी सारी सेम जो स्टेज है वही देखने को मिलेंगी। हेमोस्टेसिस होगा, इन्फ्लामेशन होगा, प्रोलिफरेशन होगा, रीमॉडलिंग होगा। लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि वहां पर जो साइड ऑफ द वुंड होंगे वो क्या होंगे, नॉट अपोज, मतलब पास में नहीं रहेंगे, वहां पर दूर रहेंगे। बड़ा घाव जो बन जाता है, तो बड़ा घाव होता है तो जो किनारे होते हैं दोनों के पास में नहीं होते, दूर रहते हैं, और वो धीरे धीरे क्या होते हैं वहां पर बढ़ते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सेम आपको 4 स्टेप के बारे में लिखना है। वहां पर हेमोस्टेसिस कैसा होगा, लार्ज फिब्रिन मेस फॉर्म बन जाएगा, और वो क्या करेगा, वुंड को फिल करने का काम करता है। इन्फ्लामेशन में होगा वही, वहां पर जो सेल डेब्री जो बनी थी, पैथोजन जो प्रेजेंट था, उसको रिमूव करने का काम करेगा। यहाँ पर लार्ज अमाउंट के अंदर यहाँ पे सेल डेब्रीज प्रेजेंट होते हैं। इन्फ्लामेटरी रिएक्शंस यहाँ पे आपको ज्यादा देखने को मिलेगी प्राइमरी इंटेंशन की तुलना के अंदर। प्रोलिफरेशन में लिखना है कि वहाँ पे ग्रेनुलर टिश्यू बन जाते हैं, बॉटम पे नीचे बनेंगे वुंड के। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट स्टेप होती है, प्रोलिफरेशन का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट स्टेप होती है यहाँ पे। ठीक है, और लास्ट आते हैं आपके रिमॉडलिंग। तो वहां पर रिसॉल्व कंडीशन हो जाती है, वहां पर वुंड कॉन्ट्रैक्शन आना यहाँ पर क्या करते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। ये ऑल ओवर आपको लिखना है इसके बारे में, वुंड हीलिंग के बारे में। ठीक है,
दूसरा आता है आपका CSF एनालिसिस की किस तरीके से सेरेब्रो स्पाइनल जो फ्लूइड है उसका एनालिसिस किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाएगा। अगर उसके बारे में बात करें यहाँ पर तो यू नो एवरीवन CSF क्या है, आप सब लोग जानते हैं, पढ़ के आए हैं। CSF जो कहाँ प्रेजेंट होता है, जहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि जो आपका ब्रेन और जो स्पाइन है उसके अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन तो नहीं है, उसको चेक करने के लिए अपन CSF टेस्ट करते हैं, ठीक है। और एक प्रकार से लेबोरेटरी टेस्ट होता है जो एक सैंपल, जो CSF का जो सैंपल है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड का जो सैंपल है उस पर वहां पे परफॉर्म किया जाता है। और यू नो CSF क्या है, एक प्रकार से क्लियर जो फ्लूइड होता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, वहां पे न्यूट्रिएंट्स का काम कर रहा है, आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करने का काम किसके द्वारा किया जा रहा है, आपके CSF के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। और CSF कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, ये आपको वहां पे चीजें बतानी है। इसके अलावा कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये भी आप कह सकते हो कि जो कोरोइड प्लेक्सस होता है ब्रेन के अंदर, वहां से क्या होगा बेटा जी, प्रोड्यूस होगा। और ये रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है किसके द्वारा, ब्लड स्ट्रीम के द्वारा, समझ रहे हैं। इसके अलावा आपको बताना है उसके बाद में, अब इसमें आप CSF कर क्यों रहे हो, ये आपको चीजें बताना है। इंडिकेशन बोल सकते हैं अपन वहां पे कि क्यों कर रहे हैं, ताकि आप वहां पर CSF का वहां पे अपीयरेंस देख सकते हो, उसकी फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हो, उसका अपीयरेंस देख सकते हो, इसके लिए आप वहां पे CSF टेस्ट कर सकते हो वहां पर। इसके अलावा किसी भी स्पाइनल फ्लूइड के अंदर आप कह रहे हो अपन वहां पर कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, कि वहां पर कि जो सिमिलर सबस्टांस है जो ब्लड के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है, उनके बारे में पता कर सकते हैं, ठीक है। या वहां पर अपन क्या कर सकते हैं, सेल काउंट कर सकते हैं वहां पर कि कौन से टाइप की वहां पे सेल प्रेजेंट है आपके CSF के अंदर, वो अपन चीजें वहां पे कर सकते हैं। या किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता करने के लिए जो आपकी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, वो डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फेक्शियस डिजीज प्रोड्यूस कर रहा है, उस डिजीज का पता लगाने, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पता लगाने के लिए अपन क्या करेंगे, CSF करेंगे। नेक्स्ट आपको प्रोसीजर लिखनी है कि किस तरीके से आपको करना है वहां पर, सुन लीजिए फटाफट। आपको लंबर पंक्चर करना है, ठीक है, और उसके लिए आपको कितना समय, 30 मिनट से आपको कम लगना चाहिए। वहां पर लंबर पंक्चर करना है डॉक्टर के द्वारा, वहां पर एक ट्रेंड वहां पर नर्सिंग स्टाफ के द्वारा बोल सकते हैं, वहां पर कलेक्ट किया जाता है आपका क्या, CSF, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, आपने लोअर बेक कहां से लेना है, लोअर बेक जो लंबर रीजन है आपका L1 से L5 जो है, वहां पर L3 to L4 जो एरिया है वहां से अपन क्या करें, CSF ले रहे हैं, ठीक है। और इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको ध्यान में प्रोसीजर के दौरान। इसके अलावा इनकरेक्ट नीडल प्लेसमेंट आपको अवॉइड करना है, और ट्रॉमा से आपको क्या करना है, स्पाइन को बचाना है, ठीक है। आप वहां पे क्या करते हो, सिटिंग पोजीशन में ले सकते हो वहां पे, लीन फॉरवर्ड पोजीशन में आप क्या कर सकते हो, वहां से ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आपको वहां पर देखना है कि आपने सैंपल ले लिया, सैंपल लेने के बाद में आपको उसको वापस क्या करना है, पोजीशन वापस आपको क्या करनी है, सुपाइन पोजीशन देनी है, ताकि वहां पे क्या नहीं हो, लीकेज नहीं हो। ये आपको चीजें वहां पे ध्यान में रखनी है। और इसके अलावा आपको वहां पे क्या करना है, स्टाइल मतलब जो असेप्टिक टेक्निक्स है बेटा जी, आपको वहां पे ध्यान नहीं रखनी है, असेप्टिक टेक्निक्स को फॉलो करना है। ऐसा नहीं हो कि आप नहीं कर रहे हो और उस पेशेंट को वहां पर इन्फेक्शन हो जाए, ये आपको चीजें ध्यान में रखनी है, इन्फेक्शन से आपको बचाना है, ठीक है। इसके अलावा आपको वहां पर क्रीम अप्लाई कर सकते हो, स्प्रे अप्लाई कर सकते हो स्किन के अंदर, ठीक है, स्किन के ऊपर आप। इसके अलावा एनेस्थेसिया भी वहां पे इंजेक्ट कर सकता है डॉक्टर, ताकि आपको क्या नहीं हो, दर्द नहीं हो, ठीक है। क्या कुछ चीजें आपको वहां पे लिखनी है, प्रेशर, फर्स्ट द प्रेशर इनसाइड द स्कल इज मेजर्ड यूजिंग ए मैनोमीटर, मैनोमीटर की सहायता से आप वहां पर प्रेशर है उसको मेजर कर सकते हो स्कल के अंदर। बहुत हाई एंड लो CSF प्रेशर कैन बी साइन ऑफ द सर्टेन कंडीशन, देखो लो भी दिक्कत प्रॉब्लम करता है और हाई भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। इसके अलावा फ्लूइड सैंपल आर टेकन थ्रू द नीडल, व्हेन फ्लूइड कलेक्शन इज कंप्लीट द नीडल इज रिमूव्ड, द पंक्चर साइट इज क्लीन्ड अगेन एंड बैंडेजेस अप्लाई, वहां पे आपको बैंडेज अप्लाई कर देनी है, क्लीन कर देनी है साइट को। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। यू विल बी आस्क्ड टू रिमेन लाइंग डाउन फॉर अबाउट 1 आवर, उसको बोलना है कि आपको 1 घंटे तक लेटे रहना है, क्योंकि अगर 1 घंटे नहीं लेटे रहेगा तो वहां पे लीकेज आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वहां पर हेडेक के भी चांसेस कम बढ़ जाते हैं। और एक कॉमन साइड इफेक्ट होता है आपका हेडेक का, कॉमन साइड इफेक्ट कौन सा होता है आपका कॉमन साइड इफेक्ट होगा वहां पर, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको रिस्क लिखने हैं, लंबर पंक्चर के कौन कौन से रिस्क हो सकते हैं, ठीक है। डिस्कम्फर्ट हो सकता है ड्यूरिंग एंड आफ्टर द प्रोसीजर, ठीक है। इसके अलावा आपको वहां पर
एलर्जी कंडीशन देखने को, जो एनेस्थीसिया वहाँ पे लगा सो एलर्जी हो सकती है, वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है पंक्चर साइट पे, हेडेक हो सकता है, ठीक है, आफ्टर टेस्ट के बाद में आपको हेडेक हो सकता है। तो कुछ आपको वहाँ पर क्या करने हैं, वहाँ पर रिस्क आपको लिखने हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन सेकंड का। सी अपन वहाँ पे देखेंगे नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में बात करें। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है कि वहाँ पर क्या होना, सिम्टम्स का कलेक्शन होना। नेफ्रोटिक सिंड्रोम आप सभी को पता है कि आपने जो रिनल डिसऑर्डर्स हैं उनमें आपने पढ़ा होगा। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, वहाँ पर सिम्टम्स का कलेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर किडनी का क्या होता है, डैमेज होता है। किडनी के डैमेज होने की वजह से सिम्टम्स का क्या होगा, वहाँ पे कलेक्शन होगा, जिसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा, यूरिन के अंदर प्रोटीन का प्रेजेंट होना, इसके अलावा एल्बुमिन का लेवल कम होना और ब्लड लिपिड का लेवल क्या होना, ज्यादा होना, ठीक है। और वहां पर सिग्निफिकेंट थोड़ी बहुत वहां पे स्वेलिंग आपको देखने को मिल सकती है। अदर सिम्टम भी हो सकते हैं वहां पे कि वेट बढ़ना, ठीक है, टायर्ड फील करना और वहां पर फॉमी यूरिन वहां पर प्रेजेंट होना, ठीक है, ये आपको लिखना है वहां पर। और डेफिनेशन भी आप लिख सकते हो वहां पर, एक और लिख सकते हो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम इज अ कलेक्शन ऑफ द सिम्टम्स दैट इंडिकेट किडनी डैमेज। द सिम्टम्स इंक्लूड द प्रोटीन यूरिया, हाइपरलिपिडीमिया, एडिमा और हाइपोएल्बुमिनीमिया, ठीक है, ये आपको लिखना है बेटा जी। इसके अलावा इसकी आपको पैथोलॉजी लिखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको पैथोलॉजी वहां पर लिखनी है कि कौन कौन सी वहां पर चेंजेस आपको देखने को मिलते हैं। तो मिनिमल चेंजेस ग्लोमेरुलोपैथी आपको देखने को मिलेंगे वहां पर, लाइपोइड अपन नेफ्रोसिस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आपको बताना है वहाँ पे लाइपोइड नेफ्रोसिस क्या है, कि यहाँ पर नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए 90% वहाँ पे रेस्पॉन्सिबल है, बच्चों के अंदर है, ठीक है। यहाँ पे इडियोपैथिक या एलर्जिक डिजीज कंडीशन आपको देखने को मिल सकती है, प्रोटीन यूरिन आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। एल्बुमिन का लेवल ज्यादा देखने को मिलेगा ग्लोबुलिन की तुलना के अंदर। वहाँ पर लाइट माइक्रोस्कोपी देखोगे तो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट कर रही है नॉर्मल ग्लोमेरुलाई वहाँ पे बता रही है, और वहां पर पोडोसाइट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे, फुट प्रोसेस वहां पे प्रेजेंट होंगी, इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी होती है वो रिक्वायर्ड होती है ताकि आप देख सको टिपिकल जो एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनको आप अच्छे से देख सकते हो, उसके लिए वहां पे जरूरी होते हैं। तो ये आपको वहां पर लिखना है। इसके अलावा फुट सेगमेंटल ग्लोमेरुलोनेफ्रोसिस उसके बारे में आपको लिखना है। थर्ड आपको मेम्ब्रेनियस ग्लोमेरुलोपैथी उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है बेटा जी, ये आपको लिखना है। तब जाके आपको पेप्टिक अल्सर के बारे में, आप नेफ्रोटिक सिंड्रोम के बारे में अच्छे नंबर्स मिलेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, नेक्स्ट आता है क्वेश्चन डी। सेकंड की बात करें अभी मेनिंजाइटिस के बारे में आपसे पूछ सकता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेनिंजाइटिस से, ठीक है। तो मेनिंजाइटिस से आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखनी है कि वहां पर क्या होना, जो ड्यूरामीटर होता है, पायोमीटर होता है या जो एरेक्नोइड मीटर होता है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होना, उसको क्या बोलेंगे, मेनिंजाइटिस बोलेंगे। थोड़ा सा स्पीड इसलिए चल रहा हूं क्योंकि आपके एग्जाम्स नियरली है और आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ठीक है। तो आपको क्वेश्चंस पता होंगे, थोड़ा सा कंटेंट आपको पता होगा कि कितना क्या लिखना है, तो आपको आसानी होगी, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा स्पीड अप चल रहा है, तो इसमें टेंशन वाले आने वाली कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले डेफिनेशन लिखने बेटा जी। आपके पायोमीटर या एरेक्नोइड जो मीटर होता है उसको लेप्टोमेनिंजाइटिस भी बोला जाता है, ठीक है। कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, तो आपको लिखना है किसके कौन कौन से रूट के द्वारा होते हैं। ब्लड स्ट्रीम के द्वारा भी फैल सकता है, डायरेक्ट इम्प्लांटेशन भी हो सकता है, लोकल एक्सटेंशन भी हो सकता है, और नर्व के द्वारा भी वहां पे मेनिंजाइटिस से फैल सकता है। इसके अलावा आपको वहां पर 3 टाइप के अंदर क्लासिफाई किया गया है, कौन कौन से हैं। सबसे पहला होता है एक्यूट पायोजेनिक मेनिंजाइटिस होता है, जो बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया के द्वारा वहां पे इन्फेक्शन होगा। पायोमीटर के अंदर, एरेक्नोइड मीटर के अंदर हो सकता है वहां पे सीएसएफ भी इन्वॉल्व हो, सीएसएफ के अंदर भी हो सकता है। क्या क्या चेंजेस होंगे ये आपको लिखने हैं, ग्रोसली क्या चेंज होगा वहां पे, ठीक है। तो वहां पे पस एक्यूमुलेट हो जाएगा, सब एरेक्नोइड जो स्पेस प्रेजेंट होता है वहां पे पस बन जाएगा, इसलिए वहां पर जो सीएसएफ जो क्लियर होता है वो कैसा बन जाएगा, टर्बिड बन जाता है, और प्यूरुलेंट वहां पे बन जाएगा। वहां पे टर्बिड फ्लूइड आपको सीन किसमें, जो सल्काइज वहां पे प्रेजेंट होती है उनके अंदर देखने को मिलेगा, वेंट्रिकुलाइटिस प्रेजेंट होगी। इसके अलावा प्यूरुलेंट मटेरियल वहां पे क्या कर देगा, सीएसएफ को ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा, और उसकी वजह से वहां पर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस वहां पे बन जाता है, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्टिव हाइड्रोसिफिलिस क्या बन जाएगा, वहां पे जो प्यूरुलेंट जो पस वाला जो मटेरियल जो प्रेजेंट होता है वो क्या करता है, सीएसएफ का जो पाथवे होता है उसको क्या कर देगा, ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ये आपको लिखना है। इसके अलावा और बात करें यहाँ पर, तो आपको लिखना है माइक्रोस्कोपली वहां पे क्या क्या चेंजेस होंगे। तो माइक्रोस्कोपली चेंजेस के बारे में आपको लिखना है कि वहां पर क्या होगा, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर न्यूट्रोसिफिल्स वहां पे प्रेजेंट होंगे। क्या होंगे वहां पर,
पॉलीमॉर्फो न्यूक्लियर न्यूट्रोफिल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगी, वो भी कहाँ पे, सब एरेक्नोइड एपिथेलियम पे प्रेजेंट होंगी, और ब्लड वेसल्स के चारों तरफ अराउंड द ब्लड वेसल्स, ठीक है, और ग्राम स्टेनिंग वहाँ पे देखने को मिलेंगी। सेकंड टाइप आता है एक्यूट लिम्फोसाइटिक मेनिंजाइटिस, जिसको वायरल या असेप्सिस टाइप का मेनिंजाइटिस भी अपन कह सकते हैं, और ये चिल्ड्रन के अंदर कम कॉमन होता है, यंग एडल्ट्स के अंदर ये कॉमन होता है। ग्रोसली आपको बताना है वहाँ पे कि स्वेलिंग देखने को मिलेगी ब्रेन के अंदर, और CSF वहाँ पे क्लियर होगा। माइक्रोस्कोपिक की बात करें वहाँ पे तो माइल्ड लिम्फोसाइटिक वहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन देखने को मिलेगा लेप्टोमेनिंजिस के अंदर, ठीक है। थर्ड आता है आपका क्रोनिक मेनिंजाइटिस। क्रोनिक मेनिंजाइटिस होता है, ये दो प्रिंसिपल बात करेगा, बैक्टीरियल और फंगल। बैक्टीरियल वहां पे प्रेजेंट होगा और फंगल वहां पे इन्फेक्शन प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये आपको वहां पे मेनिंजाइटिस का वहां पर जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है अपन कर सकते हैं कि उसके बारे में आपको लिखना है वहां पर कि नॉर्मल क्या प्रेजेंट है, अपीयरेंस कैसा आ रहा है, बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में अपीयरेंस कैसा होगा वहां पर, वायरल में कैसा होगा वहां पर, फंगल में किस तरह का अपीयरेंस होगा वहां पे प्रेशर कितना होगा वहां पर, ये आपको दिखना है। WBC कितनी वहां पे प्रेजेंट होगी, प्रोटीन का कितना प्रेजेंट होगा और वहां पे ग्लूकोज कितना प्रेजेंट होगा, ऑल ओवर आपको ये वहां पे चार्ट बनाना है, समझ रहे हैं। इतना आप करोगे तब जाके आपको वहां पे क्या मिलेंगे बेटा जी, नंबर मिलने वाले, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं अपन, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड का ई, वो आता है सिरोसिस ऑफ लीवर। कौन सी बात करेंगे बेटा जी, सिरोसिस ऑफ लीवर। देखिए सिरोसिस ऑफ लीवर क्या आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। इसको सबसे पहले आपको डेफिनेशन के लिखनी है कि जो सिरोसिस जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब है वहाँ पे ऑरेंज और येलो कलर अपन कह सकते हैं, ठीक है। ये एक प्रकार से पैथोलॉजिकल कंडीशन होती है जहाँ पे क्या होता है कि आपका जो लीवर होता है वो काम नहीं कर रहा होता है, डिसफंक्शनिंग कर रहा होता है, और इसके जो नॉर्मल जो आर्किटेक्चर होता है, जो इसकी बनावट होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है, डिसऑर्गेनाइज होगी, किसी फाइब्रस टिश्यू फॉर्मेशन हो जाता है वहाँ पर, और वहाँ पर जो हिपेटिक सेल होगी वो क्या हो जाती है, डिसअपीयरेंस हो जाती है, वहाँ पे नेक्रोसिस देखने को मिलता है, इसलिए इसको वहाँ पे क्या बोलेंगे, लीवर सिरोसिस बोला जाता है। कारण आपको लिखने हैं वहाँ पर, ये आपके कारण लिखे हुए हैं। क्रॉनिक एल्कोहलिज्म है, हेपेटोटॉक्सिन जैसे ड्रग्स होती हैं, लीवर इन्फेक्शन होते हैं, स्पेशली जैसे हिपेटाइटिस, आपकी लीवर के अंदर इन्फेक्शन इन्फ्लामेशन हो जाए तो उस वजह से भी हो सकता है। वहाँ पे पोर्टल वेन के अंदर अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो गया उस वजह से होगा, और एडियोपैथिक होते हैं, कुछ कॉजेज होते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। इसके अलावा आपके टाइप्स के बारे में बताना है, कौन कौन से टाइप्स होते हैं। पहला आपका एल्कोहलिक, कौन सा आता है, एल्कोहलिक होता है, पोस्ट नेक्रोटिक होता है, बाइलरी सिरोसिस होता है, पिगमेंट हेमेटोजेनस सिरोसिस होता है, और अदर्स होते हैं। और लास्ट आपको लिखना है मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स के बारे में बताना, चेंजेस बताने कि ग्रोसली क्या होगा, कि जो लीवर होगा वो एनलार्ज हो जाता है, येलोइश ब्राउन कलर के अंदर वहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इसके अलावा टेंडर हो जाता है, कुछ पहली स्टेज के अंदर शुरुआती जो पीरियड होगा उसमें क्या होगा, ये टेंडर प्रेजेंट होगा, लेकिन लेटर कैसा बन जाता है, छोटे साइज के अंदर बन जाता है, और फिल्म वहाँ पे बन जाएगा, फाइन नोडल्स वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे जो कट सरफेस आप देखोगे लीवर की, तो वहाँ पे ग्रेइश वाइट वहाँ पे बैंड आपके प्रेजेंट होंगे, किसके, फाइब्रस टिश्यूज के, ये आपको वहाँ पर लिखने हैं, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक वहाँ पे बताना है कि क्या क्या चेंजेस होंगे वहाँ पर, डिफ्यूज या यूनिफॉर्म इन्वॉल्वमेंट ऑफ द लीवर देखने को मिलेगा, नॉर्मल लीवर स्ट्रक्चर है वो लूज वहाँ पे देखने को मिलेगी, हिपेटिक जो लोबुल्स होते हैं वहाँ पर फाउंड होंगे, वो भी कैसे आपको डिमेज देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा वहाँ पे नोडुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी, जिसको अपन हिपेटिक नोडल्स के नाम से जानते हैं, और ये किसके द्वारा घिरे रहेंगे, ये फाइब्रस टिश्यूज के द्वारा वहाँ पर घिरे रहते हैं। इसके अलावा सेंट्रल जो वेन होगी हिपेटिक, वो नोडल्स होगी वो वहाँ पर एब्सेंट होंगी, और वो कंप्रेस कर देगी फाइब्रस से सेप्टा के बीच में, ठीक है। ये आपको ऑल ओवर वहाँ पे ध्यान में रखना है। तो ये अपने 3 क्वेश्चन से जो दो क्वेश्चन से अपने वहाँ पर डील किए हैं, कितने क्वेश्चन किए अपने वहाँ पर, 2 क्वेश्चन अपने वहाँ पर डील किए हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन के बारे में बात करें। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है वहां पर कि डिस्कस इन द ब्रीफ, आपको ब्रीफ में पूछ सकता है वहां पर किसके बारे में, जेनेटिक्स के बारे में बात करें अपन, जेनेटिक्स के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उनके बारे में बात करें, तो आपसे पूछा सकता है डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछ सकते हैं कि डाउन सिंड्रोम क्या होता है। सेकंड है प्रीनेटल डायग्नोसिस के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। थर्ड आपको रोल ऑफ नर्स इन जेनेटिक्स के अंदर नर्स का क्या रोल बनता है, और थर्ड इज द इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं यहाँ पर कि क्या क्या क्वेश्चंस, इनका क्या क्या सॉल्यूशन है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा जाएगा। इसको अपन मोंगोलिज्म के नाम से भी जानते हैं, इसको मोंगोलिज्म अपन कह सकते हैं। इसको अपन ट्रायसोमी 21 के नाम से भी आपसे क्वेश्चन किस तरह पूछ लिया जाए, डाउन सिंड्रोम पूछ लिया जाए तो आपको ये करना है, आपको मोंगोलिज्म पूछ लिया जाए तो यही करना है, या आपको ट्रायसोमी 21 आपसे पूछा जाए तो भी आपको यही करना है, ठीक है। सबसे पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है वहाँ पे डाउन सिंड्रोम के बारे में कि एक प्रकार से मोस्ट कॉमन टाइप होता है किसका, ट्रायसोमी का,
ठीक है, या वहां पर क्रोमोसोमल एब्नॉर्मलिटी का सबसे मोस्ट कॉमन टाइप होता है जब किसकी वजह से होगा, जो वहां पे ट्राइसोमी 21 एक एक्स्ट्रा जो क्रोमोसोम होता है नंबर 21 उसकी वजह से होता है। और यहाँ पे टोटल नंबर के जो क्रोमोसोम हो जाते हैं कितने होते हैं 47, होते कितने हैं 46, लेकिन यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है 47, तो उसको बोला जाएगा वहां पर क्या ट्राइसोमी 21। कारण क्या होता है यहाँ पर नॉन डिसफंक्शन होना क्रोमोसोम 21 का जब गैमेट फर्मेंटेशन हो रहा है, जब गैमेट बन रहे हैं वहां पर, तो वहां पर क्या हो रहा नॉन डिसजंक्शन वहां पर प्रेजेंट होना उस वजह से हो सकता है। ठीक है, ये होगा इसमें कि यहाँ पर आइदर पेरेंट या मदर से या फादर से क्या हो सकता है ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, ये कहाँ से होगा, ज्यादातर वहां मदर से क्या होता है ट्रांसफर होता है, तो उस वजह से ट्राइसोमी 21 कोज होती है। दूसरा होता है एल्डरली ग्रेविडा। एल्डरली ग्रेविडा जब एडवांस मैटरनल एज होती है 35 की उम्र के बाद में, जब प्रेग्नेंट लेडी होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो उस वजह से वहां पे हो सकता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आपको वहां पे गेमेटिक बेसिस ऑफ द डाउन सिंड्रोम बताना है कि अगर वहां पे 2 जो मियोसिस होता है, अगर उसका वहां पे क्या होगा फर्टिलाइजेशन होता है, वहां पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम वहां पे आ रहा है, उसका N+1 फर्टिलाइजेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या होता है 2N+1 वहां पे क्या होता है ट्राइसोमी बन रहा है, वहां पे क्या बनेगा एक ट्राइसोमी बनेगा, वहां पर ट्राइसोमी बनता है। अगर वहां पर फर्टिलाइजेशन हो रहा है एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ रहा है तो फर्टिलाइजेशन होगा तो वहां पे ट्राइसोमी बन रहा है। लेकिन अगर वहां पर N-1 कम क्रोमोसोम वहां पे प्रेजेंट है, फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है विद एन गैमेट के साथ होगा, तो वहां पे क्या हो जाता है वहां पे डाइज होगा, वहां पे ट्राइसोमी प्रेजेंट नहीं होगा, ये आपको वहां पे लिखना है। इसके अलावा आपको वहां पर क्लिनिकल फीचर्स बताने हैं कि क्या क्या वहां पर हो सकता है। वहां पर आपको लिखना है वहां पे कि फ्लैटेंड फेस आपको प्रेजेंट होगा, स्मॉल हेड होगा, शॉर्ट नेक प्रेजेंट होगी, टंग बाहर निकली प्रोट्रूडिंग की हुई होगी, वहां पर आईलिड्स है ऊपर की तरफ होगी जो पाल्पेब्रल फीचर्स के नाम से जाना जाता है। वहां पर इसमें छोटे कान हो जाते हैं, मसल स्टोन पुअर हो जाता है, वहां पे छोटे ब्रॉड शॉर्ट हैंड होंगे, सिंगल क्रीज प्रेजेंट होंगे पाम के अंदर। ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में लिखना है, एम्नियोसेंटेसिस के द्वारा आप कर सकते हो, क्रोनिक जो विलस सैंपलिंग होते हैं सीवीएस के द्वारा परफॉर्म कर सकते हो, प्रेगनेंसी एसोसिएटेड प्लाज्मा प्रोटीन ए है उसके द्वारा आप टेस्ट कर सकते हो, ह्यूमन कोरोनिक गोनेडोट्रोपिन एससीजी जो टेस्ट होता है उसके द्वारा कर सकते हो, और अल्फा फीटोप्रोटीन एस्टिमेशन एंड फीटल सोनोग्राफी उन टेस्ट के द्वारा आप क्या कर सकते हो डाउन सिंड्रोम के बारे में पता लगा सकते हो। तो ये टेस्ट आपको लिखना है बेटा जी। इसके अलावा आपको वहां पे ट्रीटमेंट बताना है कि वहां पे डाउन सिंड्रोम का वैसे तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, नो क्योर होता है, लेकिन यहाँ पे जो सिम्टम्स आ रहे हैं तो यहाँ पर केवल सपोर्टिव जो ट्रीटमेंट है वो दिया जाता है। ठीक है, तो सपोर्टिव ट्रीटमेंट पे ताकि आपकी वहाँ पे जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उसको बढ़ा सको, इसलिए वहाँ पे अपन सपोर्टिव ट्रीटमेंट दे रहे हैं। और थर्ड आता है जेनेटिक काउंसलिंग। क्या देखो वहाँ पे जेनेटिक आपको काउंसलिंग देनी रहेगी, तो इस तरीके से आप वहाँ पे ट्रीट कर सकते हो। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं अपन, तो पूछा जाएगा प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में। किसके बारे में, प्री नेटल डायग्नोसिस के बारे में आपको बताना है वहां पर कि प्री नेटल डायग्नोसिस में क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ये क्यों करते हैं, ताकि आप स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन देख सको कि जो बच्चा है जो फिटस है वो ग्रोथ कर रहा है मदर के पेट में, तो मदर के पेट में क्या कर रहा है वो ग्रो कर रहा है फिटस है, जब क्या प्रेगनेंसी जब चल रही है मदर के अंदर तो वहां पर फिटस क्या कर रहा है ग्रोथ कर रहा है, तो उस दौरान उस बच्चे के अंदर कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वहाँ पे स्ट्रक्चरल मालफॉर्मेशन तो नहीं है, उसका पता किया जाना उसको बोलेंगे प्रीनेटल डायग्नोसिस। तो कौन कौन से केसेस में करते हैं, इंडिकेशन है वहाँ पर, ताकि आप जेनेटिक डिसऑर्डर का पता लगा सको। जब बच्चा जन्म ले रहा है मतलब ग्रोथ कर रहा है उस दौरान जेनेटिक कोई एब्नॉर्मलिटी तो वहाँ पर नहीं है। ठीक है, ताकि आप वहां पर अगर कुछ हो ऐसा तो वहां पे आप सुटेबल ट्रीटमेंट वहां पर दे सको। ट्रीटमेंट नहीं है तो आप वहां पर क्या कर सकते हो, आप वहां पर अबॉर्ट करवा सकते हो, वहां पर आप परमिशन के साथ वहां पर अबॉर्ट करवा सकते हैं, या वहां पर स्ट्रक्चर मालफॉर्मेशन देखने के लिए फिटस के अंदर इसलिए अपन वहां पे कर रहे हैं, या वहां पे प्रेगनेंसी के अंदर आगे जाके कोई प्रेगनेंसी में रिस्क तो नहीं होने वाली है, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं आने वाली है मदर को, वो चीजें चेक करने के लिए अपन कर रहे हैं वहां पर। और वहां पर जेनेटिक डिफेक्ट है उसकी पॉसिबिलिटी तो नहीं है, ताकि वहां पे हिस्ट्री ऑफ डिलीवर ऑफ बेबी विद जेनेटिक डिसऑर्डर कि ऐसा तो नहीं हो कि वहां पर बच्चा है वो जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से क्या हो रहा है वहां पे जन्म ले रहा हो। तो ये सारी जो पॉसिबिलिटीज है उनको डिटेक्ट करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए, और एल्डरली जो ग्रेविड है उस केस के अंदर भी अपन वहां पे करना रहेगा। तो ऐसे केसेस में आपको प्रीनेटल डायग्नोसिस करनी रहेगी। कौन कौन से टाइप्स होते हैं,
तो दो टाइप आपको देखने को मिलेंगे, नॉन इन्वेजिव टेस्ट होते हैं, इन्वेजिव टेस्ट होते हैं। नॉन इन्वेजिव और इन्वेजिव। नॉन इन्वेजिव में आते हैं कौन कौन से होंगे उनके बारे में बात करें। नॉन इन्वेजिव ये जो टेस्ट होते हैं इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट जो प्रभाव हो फीटस पे नहीं पड़ता है, इनका प्रभाव फीटस पे नहीं पड़ता है, इसलिए ये क्या करते हैं, यहाँ पे कोई प्रिकिंग आपको नहीं देखने को मिलेगी। यूट्रस के अंदर, मदर के अंदर कोई प्रिक नहीं करते हैं अपन। यहाँ पे कौन कौन से होते हैं, यूएससी, कोई प्रिकिंग आप प्रिक नहीं कर रहे हो। वहां पर कौन कौन से करते हैं, फीटल यूएससी करना है, फीटल इकोकार्डियोग्राफी करना है आपको, वहां पर एस्टिमेशन ऑफ द मेटरनल अल्फा फीटोप्रोटीन को एस्टिमेशन करना है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट आपको करना है, या ट्रिपल मार्कर स्क्रीनिंग आप वहां पे कर सकते हो, और एएफबी विथ एससीजी प्लस सीरम एस्ट्रोडियोल लेवल, ये तीनों टेस्ट आप वहां पे परफॉर्म कर सकते हो नॉन इन्वेजिव के अंदर। ठीक है, इसके अलावा इन्वेजिव टू टेस्ट आते हैं जहां पे आप क्या कर रहे हो, वहां पर जो ग्रुप ऑफ टेस्ट होते हैं जहां पे आप क्या कर रहे हो, एब्डोमेन, ठीक है, मदर को आप प्रिक कर रहे हो, वहां पे क्या कर रहे हो, प्रिक कर रहे हो वहां पर, और प्रिक करोगे तो वहां पे क्या करो, एम्ब्रियोसेंटिस वहां से फ्लूइड लेना, कोरियोविलाई सैंपलिंग वहां पे करते हो, कॉर्डोसेंटिसिस आपको करना है, पफ्स करना है, परक्यूटेनियस अम्बिलिकल ब्लड सैंपलिंग जो है वो टेस्ट करना आपको, और फीटल टिश्यू सैंपलिंग ये आपको वहां पे टेस्ट करना है किसके अंदर, इन्वेजिव के अंदर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आता है आपका बेटा जी, थर्ड आता है नर्स का जेनेटिक्स के अंदर क्या रोल है। तो आप सभी को पता है, आपने पढ़े अच्छे से कि नर्स का जेनेटिक्स के अंदर क्या रोल है। ठीक है, ताकि आपको जो रिस्क असेसमेंट उसका पता कर सको, एनालिसिस कर सको, जेनेटिक जो कंट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, किसी भी डिजीज के रिस्क का पता लगाने के लिए, और उसका जो प्रभाव है आपकी हेल्थ पे क्या पड़ रहा है उसका पता लगाने के लिए वहां पे क्या कर रहे हैं, आप जेनेटिक्स को डील करते हो। इसके अलावा जेनेटिक एजुकेशन के बारे में बताता है, नर्सिंग केयर के बारे में बता रहा है, पेशेंट एंड फैमिलीज की। ठीक है, और रिसर्च इन जेनेटिक्स, आप रिसर्च कर सकते हो जेनेटिक्स के अंदर, इसलिए भी काफी जरूरी है वहां पर, रोल ऑफ नर्स जरूरी है वहां पर। और ये अंडरस्टैंडिंग करने के लिए मेथड्स ऑफ इनहेरिटेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू दियर ऑफ स्प्रिंग, पेरेंट्स से उनके बच्चों के अंदर जो इनहेरिटेंस आ रहे हैं उनके कौन कौन से मेथड्स हैं उनको पढ़ने के लिए भी आप यहाँ पर करते हो, समझने के लिए भी कर रहे हो। और प्रॉपर नॉलेज ऑफ जेनेटिक, आपको प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए जेनेटिक्स का, ताकि आप क्या कर सको, अंडर समझ सको कि कोई भी कंजेनिटल जो स्ट्रक्चर जो मालफॉर्मेशन होता है नए बच्चे के अंदर कौन कौन से हो सकते हैं। तो ये जब आपको पता नहीं रहेगा जेनेटिक्स के बारे में तो आप पता नहीं कर पाओगे। इसके अलावा एबिलिटी होती है टू रूल आउट पॉसिबल रिस्क फैक्टर्स ऑफ द जेनेटिक डिसऑर्डर इन नेक्स्ट जनरेशन, नई जनरेशन के अंदर क्या वहां पे पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन कौन से रिस्क फैक्टर जो ट्रांसमिट हो सकते हैं उनके बारे में आप वहां पे पता कर सकते हो। नॉलेज होना चाहिए स्क्रीन टेस्ट का, ताकि आप अर्ली डायग्नोसिस कर सको, जल्दी पता लगा सको, प्रिवेंशन कर सको, और पॉसिबल वहां पे मैनेजमेंट कर सको जो भी हेरिडिटरी डिसऑर्डर वहां पर आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा प्लान कर सकती है किसके लिए, तो वहां पे फ्लो ऑफ द पॉजिटिव न्यूबॉर्न। ठीक है, ठीक है, वहां पे आप प्लान करना है कि जो फ्लॉप होता है पॉजिटिव न्यूबॉर्न, या आपको पता रहेगा कि अगर आपको जेनेटिक्स के बारे में पता है तभी आप बोल पाओगे वहां पर। नर्स आल्सो हेल्प कन्वेइंग द मैसेज ऑफ डॉक्टर्स टू द पेशेंट एंड वाइस वर्सा, नर्स क्या कर सकती है, कन्वे कर सकती है, मैसेज कर सकती है डॉक्टर्स को, वहां से डॉक्टर्स के द्वारा भी पेशेंट को क्या कर सकता है, मैसेज मिल सकता है। ठीक है, इसके अलावा इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट, कि जो टेस्ट करवाए जाते हैं उनका इंपॉर्टेंस क्या है, एडवाइस करना होता है हेरिडिटरी डिसऑर्डर के बारे में, और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि क्या उद्देश्य है, क्या प्रोसेस है। ठीक है, उस टेस्ट के बारे में, क्या यूजफुल है वो टेस्ट आपके लिए, पेशेंट के लिए, उसके लिए, उसकी बॉडी के लिए, उसकी कोई हार्मफुल तो नहीं है, वो सारी चीज एक्सप्लेन करना। ठीक है, नर्स आल्सो क्या करती है, कोऑर्डिनेट करती है इंडिविजुअल एंड इट्स अटेंडेंट सफरिंग फ्रॉम द जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में, समझ रहे हैं, आपको रोल वहां पे बताने बेटा जी। इसके अलावा नेक्स्ट अपन बात करें और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म में हो सकता है आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर पूछ ले, हो सकता है आपको लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर पूछ ले, तो आपको रेडी रहना है, किसी तरह से पूछे आपको इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म। आप लोग सभी समझ रहे हैं कहने का मतलब क्या है, किसको बोला जाएगा, इनबॉर्न एरर ऑफ मेटाबॉलिज्म, कि जहां पे क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है। सिंपल सी बात है, मेटाबॉलिज्म अफेक्ट हो रहा है, IEM के नाम से भी आ सकता है, एक प्रकार से डिफेक्ट होता है किसका, मेटाबॉलिज्म का। ठीक है, जो कहां से ट्रांसमिट होता है बेटा जी, वो होगा
एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ट्रांसमिट हो रहा है, एक जनरेशन से पीढ़ी दर पीढ़ी जो क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म जो अफेक्ट होगा वो IEM के नाम से जाना जाएगा। ये किसने दी थी? सर ए गेरोड ने ये बताया है, IEM बताया है। ठीक है, कौन कौन से डिसऑर्डर होते हैं? सबसे पहले यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म किया जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ पे, तो क्या क्या डिसऑर्डर हो सकते हैं? ये ग्लाइकोजन स्टोरेज, या क्या करता है, इनबोर्न डिफेक्ट होगा वहाँ पे ग्लाइकोजन स्टोरेज का। ठीक है, जिसमें भी टाइप फर्स्ट आता है वोन गिरेक्स डिजीज आती है। ठीक है, टाइप सेकेंड आता है पॉम्पेज डिजीज आती है, इनके बारे में लिखना है, गिरेक डिजीज आती है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो किसकी वजह से होता है? ये डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेट की कमी की वजह से होगा। दूसरा आता है पॉम्पेज डिजीज आता है, ये भी एक प्रकार से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होगा। ये किसकी वजह से होगा? ये लाइसोसोमल एसिड माल्टोज एंजाइम डेफिशिएंसीज की वजह से होता है, ये आपको वहां पे लिखना है। और ये आपके लीवर को अफेक्ट करता है, आपके हार्ट को अफेक्ट करता है, आपकी किडनी को अफेक्ट करता है, और ऑलमोस्ट ऑल सभी टिश्यूज को वहां पे क्या करेगा? वहां पर अफेक्ट करता है। ठीक है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ ग्लाइकोजन, ये आपको वहां पे बताना है। इसके अलावा सेकेंड आता है आपका हेमोलाइटिक एनीमिया कोज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ द ग्लूकोज 6 फॉस्फेटोजिनेस G6PD। ठीक है, ये आपको बताना है। G6PD के नाम से भी हो सकता है, ये भी आपको क्वेश्चन पूछ लिया, G6PD डेफिशिएंसी के नाम से ही पूछ सकता है। तो उसके बारे में लिखना है कि एक सेक्स लिंक्ड डिसऑर्डर होता है जो क्या करता है? डेफिशिएंसी करता है, किसकी? एंजाइम होता है, G6PD एंजाइम होता है, उसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। ठीक है, और ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है, किसके अंदर? RBC के अंदर, और जिसकी वजह से क्या होगा? हीमोलाइसिस हो जाएगा, और वो भी कहाँ पे? अफेक्टेड जो बेबी होगा, स्पेशली व्हेन ही और सी इज एक्सपोज टू द फॉलोइंग ड्रग, लाइक जैसे एस्पिरिन ले रहा है, जैसे सल्फोनिलमाइड्स ले रहा है वो ड्रग। ठीक है, तो उनके अंदर वहां पे हीमोलाइसिस देखने को मिलेगा। थर्ड आता है गैलेक्टोसीमिया। गैलेक्टोसीमिया ये प्रकार से ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, जो किसकी वजह से होता है? वो गैलेक्टोसीमिया की कमी की वजह से। वो भी कौन सा? गैलेक्टोसीमिया 1-फॉस्फोयूरिडिल। ठीक है, ट्रांसफेरेज एंजाइम की कमी की वजह से होगा। और ये एंजाइम किसमें हेल्प करता है? ये मेटाबॉलिज्म करवाता है, किसका? गैलेक्टोज का। किसके द्वारा? ग्लूकोज पाथवे के द्वारा ये क्या करता है? मेटाबॉलिज्म करवाता है। इसकी वजह से जो कमी हो रही है वो कौन सा? गैलेक्टोसीमिया। ठीक है बेटा जी। थर्ड आता है डिसऑर्डर ऑफ द लिपिड मेटाबॉलिज्म। तो कार्बोहाइड्रेट वगैरह लिपिड का मेटाबॉलिज्म अफेक्ट कर रहा है। इसमें निमांस पिक्स डिजीज ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है, ये एडल्ट्स को अफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेफिशिएंसी होगी किसकी? स्पेंगोमाइसिन। ठीक है, उसकी कमी की वजह से होता है। देयर इज अ डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल एंजाइम की डेफिशिएंसी भी होती है, स्पाइंगोमाइलिनेज एंजाइम की डेफिशिएंसी होती है। ये अफेक्ट करता है, यंग चिल्ड्रन को अफेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा नर्वस सिस्टम, वहाँ पे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। और ये कैसा हो सकता है? लीवर डैमेज भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नर्वस सिस्टम के वहाँ पे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे, वहाँ पे लीवर डैमेज आपको देखने को मिलेगा, यंग चिल्ड्रंस के अंदर देखने को मिलेगा। ये होगा निमांस पिक्स डिजीज। ठीक है, दूसरा आता है फेमिलियर हाइपर कोलेस्टोमिया। ठीक है, ये आपको पढ़ाना है। ये आपको ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है। ये किसके? ये कोलेस्ट्रॉल को अफेक्ट करता है, वहां पे कोलेस्ट्रॉल के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन हो जाता है कोलेस्ट्रॉल का, जो अफेक्टेड जो मेम्ब्रेन होती है वहां पर, जो वहां पर क्या होगा? यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल का प्रोडक्शन वहां पे अफेक्ट होता है। और यहाँ पे ओबेसिटी देखने को मिल सकती है, जेंथल से में आपको होगा, फॉर्मेशन होगा उसका। और यहाँ पर चांसेस बन जाते हैं वहां पर कि वहां पे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस, एथेरोस्क्लेरोसिस के वहां पे चांसेस बन जाते हैं, रिस्क बन जाते हैं। ठीक है, ये आपको लिखना है वहां पे। ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का भी क्या होता है? वहां पे डिसऑर्डर होते हैं। प्रोटीन कौन कौन से मेटाबॉलिज्म अफेक्ट होते हैं वहां पर? तो आपको एल्का प्रोटीनूरिया। ठीक है, एल्का प्रोटीनूरिया, PKU फिनोल कीटोन्यूरिया। ठीक है, एल्का ये फर्स्ट IEM है, डिस्कवर्ड है, सबसे पहला डिस्कवर्ड है। कौन सा है IEM? एल्को प्रोटीनूरिया है। ये किसकी वजह से होगा? एंजाइम डेफिशिएंसी की वजह से होगा। कौन सा? होमोजिनेट ऑक्सीडेज एंजाइम की वजह से होगा। और ये जो एंजाइम डेफिशिएंसी अफेक्ट करती है, ब्रेकडाउन करती है किसका? होमोजिनेटिक्स एसिड का वहां पे ब्रेकडाउन करेगा। और मोस्ट कॉमन कौन से केसेस में मिलेगा? ये कंजेग्युनिटी जो एट्रोफी होती है कंजेग्युनिटी में है, उस कॉमन उस केस के अंदर आपको देखने को मिलेगा। दूसरा आता है PKU,
फिनोल कीटोन्यूरिया होता है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ये किसकी वजह से होगा? ये पार्शियल और कंप्लीट डेफिशिएंसी होती है फिनोल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम की कमी की वजह से होता है। और यहाँ पे फिनोल एलेनिन और इसके मेटाबॉलिज्म जो है वो अक्यूमुलेट हो जाएगा इसकी बॉडी के अंदर। थर्ड आता है एल्पिनिज्म, ये किसकी वजह से होगा? ये कलर फॉर्मिंग पिगमेंट मेलेनिन, जो कलर का फॉर्मेशन करता है वो कौन सा है? मेलेनिन है, उसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, इसमें भी आता है क्यूटेनियस फॉर्म आता है, ओकुलर फॉर्म आते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ये अपन ने किसके बारे में बात की है? सेकंड क्वेश्चन के बारे में अपन बात कर चुके हैं कि सेकंड क्वेश्चन में कौन कौन से हैं, ये अपन ने यहाँ पे डील किया है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करें अपन यहाँ पर कि नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन अपन बेटा जी इंपॉर्टेंट जो है वो पढ़ चुके हैं। और अब जो बात करेंगे अपन वहाँ पर वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आने वाला है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन बात करेंगे जो फोर्थ क्वेश्चन जो होगा। 3 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन अपन पढ़ चुके हैं और तीनों में सभी क्या है? अपने आप में इम्पोर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा और आप अपने तरीके से भी कोई क्वेश्चन है वो पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन जो फोर्थ क्वेश्चन आने वाला है आपका, उसके बारे में बात करेंगे अपन यहां पे। चलिए यहां तक बातें पढ़ लिया बेटा जी। अब बात करते हैं अपन फोर्थ क्वेश्चन के बारे में। और फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से डिफरेंस हैं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। आपने बहुत अच्छे से पढ़े होंगे कौन कौन सा डिफरेंस है। आप लोगों के सामने डिफरेंस मैंने क्वेश्चन देखे हैं। ट्रांसज्यूडेट एक्सज्यूडेट के बारे में डिफरेंस पूछा जा सकता है, बेनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में पूछा जा सकता है, ड्राई एंड वेट गैंग्रीन के बारे में पूछा जा सकता है, और हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए सबसे पहले आपका ट्रांसज्यूडेट एंड एक्सज्यूडेट के बारे में आपको ध्यान रखना है कि ट्रांसज्यूडेट क्या होते हैं, एक्सज्यूडेट क्या होते हैं। ठीक है, ट्रांसज्यूडेट हैं और एक्सज्यूडेट जो है आपके एडिमा जो इन्फ्लाम्ड टिश्यू के अंदर होगा जिससे वेस्कुलर परमेबिलिटी बढ़ जाती है। कहने का मतलब आपको डेफिनेशन लिखनी है, उसकी कैरेक्टर के बारे में लिखना है, उसकी ग्रोसली क्या क्या चेंजेस हैं, प्रोटीन कंटेंट कितना परसेंट है, ग्लूकोज कंटेंट कितना है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, पीएच क्या है, एलडीएच क्या है, और वहां पर सेल्स कौन कौन सी इन्वॉल्व हो रही है, ये चीजें बेटा जी आपको वहां पर लिखनी है। तो ऑल ओवर आप यहाँ पे पढ़ सकते हो कि एक्सज्यूडेट और ट्रांसज्यूडेट में क्या क्या वहां पर डिफरेंस है। ठीक है, तो जो ब्लड प्लाज्मा विदाउट चेंजेस, मतलब कहने का मतलब एंडोथेलियल परमेबिलिटी के अंदर कोई चेंजेस नहीं होता है वहां पर, और ये फिजियोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पर सीरस मेम्ब्रेन के अंदर डैमेज देखने की वजह से मिलता है। यहाँ पे एडिमा वाले केसेस के अंदर आप बोल सकते हैं वहां पर। ठीक है, ट्रांसज्यूडेट इन्फ्लामेशन वाले केसेस में। ये आपको दूसरा आता है बिनाइन या मैलिग्नेंट ट्यूमर के बारे में आपको बताना है वहां पर कि बिनाइन और मैलिग्नेंट में क्या क्या डिफरेंस है। ग्रोथ रेट, बिनाइन आपको पता है बिनाइन जो होती है वहाँ पे स्लो ग्रोथ आपको देखने को मिलती है, मैलिग्नेंट जो ट्यूमर होते हैं वहाँ पे रैपिड ग्रोथ आपको देखने को मिलती है। बिनाइन जो ट्यूमर्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट हो सकता है, लेकिन आपके मतलब कह सकते हैं प्रोग्नोसिस जो है वो क्या है, बिनाइन वाले का वहाँ पर आपको प्रोग्नोसिस मिलेगा, जबकि मैलिग्नेंट वाला का प्रोग्नोसिस आपको नहीं मिलता है। मैलिग्नेंट वाले में वहाँ पर डेथ आपको देखने को मिल सकती है, वहाँ पर ट्रीटमेंट पॉसिबल है बिनाइन का, मैलिग्नेंट का पॉसिबल नहीं है। इसके अलावा आप देख सकते हो वहाँ पे ग्रोथ रेट क्या है, बाउंड्रीज क्या है, सराउंडिंग टिश्यूज क्या है, कौन सी साइज क्या आती है, सेकेंडरी चेंजेस क्या आते हैं, माइक्रोस्कोप फीचर्स क्या क्या हैं, बेसल पोलैरिटी क्या है, प्लियोमॉर्फिज्म क्या है, वो आपको चीजें बेटा जी वहां पर लिखनी है। आपको इस तरीके से वहां पर एक क्या बनानी, सारणी वहां पे बना के आपको वहां पे लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट आता है ड्राई और वेट गैंग्रीन के बारे में आपको लिखना है। ठीक है, ड्राई और वेट गैंग्रीन बताने कि ड्राई गैंग्रीन कहाँ प्रेजेंट होगी, वेट गैंग्रीन वहां पे कहाँ प्रेजेंट होती है, साइट बतानी है, मैकेनिज्म बतानी है, माइक्रोस्कोपली क्या क्या वहां पे इन्वॉल्व होगा, लाइन ऑफ डिमार्किनेशन में क्या क्या प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया कौन सा प्रेजेंट होगा। ठीक है, और वहां पे प्रोग्नोसिस क्या होगी। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द, ये आप देख सकते हो ड्राई और वेट गैंग्रीन देख सकते हो। ठीक है, एक तरफ आपका ड्राई क्या है, ये आपका ड्राई क्या है। ठीक है, और ये आपका वहां पर कौन सा है बेटा जी, वेट गैंग्रीन है। ठीक है, तो जो ब्लड शुगर वाले पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर वेट गैंग्रीन है। ठीक है, बेड सोर वाले केसेस में हो सकता है, और ये आपका कौन सा है, ड्राई गैंग्रीन है, ये आप वहां पे देख सकते हैं। इसके अलावा थर्ड है हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया के बारे में आपको डिफरेंस लिखना है। हो सकता है आपसे क्वेश्चन हाइपरट्रोफी हाइपरप्लेजिया अलग अलग पूछा जा सके। ठीक है, तो वो भी आपको पढ़ना है, लेकिन आपको अगर डिफरेंस पूछा जाए तो इस तरीके से आपको डिफरेंस बताना है कि डेफिनेशन क्या है, सेल्स कौन कौन सी वहां पे अफेक्ट हो रही हैं,
मॉलिकुलर पैथोजेनेसिस वहाँ पे क्या है, टाइप्स क्या है, फिजियोलॉजिकल चेंजेस क्या है, पैथोलॉजी चेंजेस क्या है, मॉर्फोलॉजी कैसी है उसकी, ठीक है, आउटकम क्या आ रहा है, वो चीज़ें आपको वहाँ पर बतानी है, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट जो 5th क्वेश्चन है ये बेटा जी आपको सोल्व करना है, आपके पास आपके नोट्स अवेलेबल हैं, उनमें आपको पढ़ना है बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। और आपको वहां पे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है। 5th क्वेश्चन आपको केवल 5 ही क्वेश्चन दिए जा रहे हैं और 5 क्वेश्चंस में आपको पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ से बाहर क्वेश्चन को नहीं आने वाला है, ठीक है। और 5th क्वेश्चन में आपको कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट पढ़ना है, मतलब यूरिन जो आपने कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट पर है, यूरिन एनालिसिस आपने पढ़ा होगा तो उसके बारे में आपको पढ़ना है वहाँ पर। एचजीवी ह्यूमन जीनोम तो जो प्रोजेक्ट होता है उसके बारे में पढ़ना है। इसके अलावा एक आपको जीन थेरेपी पढ़नी है, कौन सी पढ़नी है, जीन थेरेपी पढ़नी है। एडिमा के बारे में पढ़ना है, म्यूटेशन क्या होता है और हाइड्रोसिपिलस क्या होता है, इनके बारे में आपको पढ़ना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, ये आप खुद को सोल्व करना है। बाकी के नोट्स मैंने अवेलेबल करवा दिए हैं आप लोगों के साथ, ये आपको सेल्फ वहाँ पे प्रिपेयर करना है, सेल्फ आपको करके आना है, ठीक है। आपने पैथोलॉजी के अपने मॉडल पेपर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा जी उसको अपने यहाँ पे क्या किया है, डील किया है। किसके बारे में, पैथोलॉजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डील किया है। तो मैं आप सभी को क्या बोलना चाह रहा हूँ, ऑल द बेस्ट बोलना चाह रहा हूँ कि आप बहुत अच्छे से एग्जाम दीजिए, अपनी कॉन्फिडेंट रहिए हमेशा। इसके अलावा पूरे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आपको, एक भी क्वेश्चन नहीं ड्रॉप आउट करना है, ठीक है। पूरे क्वेश्चंस आपको करके आने हैं, पूरे आंसर्स आपको लिख के आने हैं वहाँ पर, ठीक है। और अच्छे तरीके से आपको प्रेजेंट करना है अपने आप को, ठीक है। माइंड को अच्छे से शांत रखना है, घबराना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट आपको बहुत अच्छे से करना है, टाइम मैनेजमेंट करके चलना। ऐसा नहीं कि आप 2 घंटे फार्माकोलॉजी में लगे रहो, नहीं, आप 1 लेके चलो कि मेरे को 2 आवर नहीं, मेरे को 1 आवर 30 मिनट के अंदर कंप्लीट करना है सेक्शन ए और उसके बाद में आपको चालू करना है, ठीक है। ऐसा नहीं आप 2-2.5 घंटे इसमें पजल्ड हो जाओ तो आप पास नहीं होंगे, तो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखना, ठीक है। तो अगेन विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। बी कॉन्फिडेंट और पूरी मेहनत से आप क्या करें, तैयारी कीजिए, पूरे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, ठीक है। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।